नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 392। बाहरी व्यक्ति। इंद्रजीत लिन का पता लगाना ही अर्जुन के लिए सबसे बड़ी बाधा थी। अगर अर्जुन उसे ढूंढ ही नहीं पाया तो उसे कैसे मार सकता था। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। राजधानी में 5 शीर्ष मार्शल आर्ट परिवार हैं। लिन परिवार इनमें से एक है। हर परिवार के पास अपने क्षेत्र को छिपाने के लिए एक संरचना होती है, इसलिए उन्हें ढूंढना बेहद मुश्किल है। हालांकि मैंने सुना है कि लिन परिवार का क्षेत्र राजधानी के दूसरे रिंग के पश्चिम में स्थित है और इंद्रजीत लिन अक्सर हेडेपाक के पास दिखाई देता है। ये जानकारी अर्जुन के लिए निस्संदेह उपयोगी थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के राजवीर राणा से कहा, मैं यह आप पर छोड़ता हूँ। डाक हॉल विशेषज्ञों को 24/7 हेडपाक की निगरानी करने के लिए भेजें। जैसे ही आपको इंद्रजीत लिन दिखाई दे, मुझे तुरंत सूचित करें। हाँ, हॉल मास्टर। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां कस लीं, उसकी आंखों में ठंडी मारक भावना चमक रही थी। इंद्रजीत लिन, बस आप प्रतीक्षा करें। राजधानी शहर, जियांग परिवार का निवास। विमला और जयंत जोशी एक कतार से गुजरकर प्रवेश द्वार पर आ गए। विमला ने जियांग परिवार की पट्टिका को देखा और महसूस किया कि उसके अंदर बहुत सी भावनाएं उमड़ रही हैं। कुछ भी नहीं बदला था, लेकिन वह अब जियांग परिवार की सदस्य नहीं थी, हालांकि वह यहाँ पली बड़ी थी। जयंत जोशी ने विमला की ओर देखा और आह भरी। बहन रोंग, चलो, जब हम अंदर पहुंचेंगे तो मैं तुम्हारे लिए बोलूंगा। इतने सालों बाद भी बूढ़े मालिक का गुस्सा कम नहीं हुआ है, लेकिन तुम आखिरकार उनकी बेटी हो। अगर तुम अपनी गलतियां मान लो तो शायद वह थोड़ा नरम पड़ जाएं। विमला ने सिर हिलाया। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और उसकी आंखें दृढ़ निश्चयी थीं। उसने एक बार कसम खाई थी कि वह इस जगह पर दोबारा कदम नहीं रखेगी, लेकिन अपने पति और बच्चे के लिए उसने अपनी कसम तोड़ने का फैसला किया। चाहे परिणाम कुछ भी हो, उसे इसका अफसोस नहीं होगा। वे दोनों अंदर चले गए, लेकिन जल्द ही जियांग परिवार के द्वारपालों ने उनका रास्ता रोक दिया। उन्होंने विमला पर 2 भले तान दिए और ठंडे स्वर में कहा, अनधिकृत लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। जयंत जोशी थोड़े गुस्से में थे। उन्होंने हाथ हिलाकर उन दोनों को कुछ कदम पीछे धकेल दिया। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? क्या वह और मैं जियांग परिवार में शामिल नहीं हो सकते? तुम खुद को क्या समझते हो? दोनों द्वारपालों ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, लेकिन उनका रवैया दृढ़ रहा। युवा मास्टर, बेशक आप प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन वह नहीं कर सकती। बूढ़े मास्टर ने उसे बाहर ही रखने का आदेश दिया है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें मार दिया जाएगा। कृपया हमारे लिए चीजें मुश्किल न बनाएं, युवा मास्टर। जयंत जोशी ने ठंडी सांस ली। ये कैसा आदेश है? चले जाओ, मैं उसे पुराने मालिक से मिलवाने ले जा रहा हूँ। अगर तुमने फिर से मेरे रास्ते में खड़े होने की हिम्मत की तो चलो देखते हैं कि तुम मुझे रोक सकते हो या नहीं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जयंत जोशी ने अपनी हत्या की नीयत खोल दी। दोनों द्वारपाल थोड़े भयभीत दिखे, लेकिन फिर भी वे अपनी जगह पर डटे रहे। युवा मास्टर, कृपया हमारे लिए चीजें मुश्किल न बनाएं। जयंत जोशी ने विमला को पकड़ लिया और प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। एक पल में उनके भाले सीधे उस पर आ गिरे। बूढ़े मालिक ने आदेश दिया था कि विमला को जियांग परिवार के घर में कदम रखने की अनुमति नहीं है। अगर वे यहाँ नहीं आए तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। जयंत जोशी ने उदासीनता से उन 2 ठंडी किरणों की ओर देखा और एक कदम आगे बढ़ा। शक्ति की एक लहर संघनित हुई और भालों को चकनाचूर कर दिया। दोनों द्वारपाल पीछे की ओर गिरे और दीवार से टकरा गए। जयंत जोशी ने ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया। आखिर ये दोनों तो सिर्फ आदेश का पालन कर रहे थे। उसके बाद वह विमला को अंदर ले आया, लेकिन इससे पहले कि वे बहुत दूर जा पाते, एक बूढ़ी औरत लंबे लबादे में हाथ पीछे करके आती दिखाई दी। जयंत जोशी ने जब उस बूढ़ी औरत को देखा तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा मालिक वाकई इस व्यक्ति से उन्हें रोकने के लिए कहेगा। वह वृद्ध महिला जयंत जोशी की शिक्षिकाओं में से एक थी और उसने ही जयंत जोशी को मार्शल आर्ट की अधिकांश तकनीकें सिखाई थीं। जियान फेंग, क्या तुम्हें परिवार के नियम नहीं पता? किसी बाहरी व्यक्ति को परिवार के घर में लाना दंडनीय अपराध है। बूढ़ी औरत की आवाज बहुत ठंडी और कर्कश थी और उसमें सच्ची चीख का भी अंश था। जयंत जोशी कुछ कदम पीछे हटे, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि विमला अलग थी। भले ही उसका वंश और प्रतिभा स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी, लेकिन उसने केवल एक रात के लिए साधना की थी। स्वाभाविक रूप से उसके लिए इसे झेलना मुश्किल था। इस समय उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। जयंत जोशी ने स्थिति को भांप लिया और तुरंत विमला के सामने खड़े हो गए। तब जाकर विमला को बेहतर महसूस हुआ। गुरुजी, उसकी रगों में जियांग परिवार का खून बह रहा है। उसे बाहरी कैसे माना जा सकता है? कृपया हमें जाने दीजिए। जयंत जोशी ने अपने दोनों हाथ जोड़े।
अगर कोई और होता तो वह उन्हें मार देता। हालांकि वह वास्तव में अपने सामने बैठी बूढ़ी औरत के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि यह उसके गुरु का अपमान करने के समान था और पूर्वजों की शिक्षाओं के विरुद्ध भी था। बुढ़िया ने समझौता नहीं किया और आगे कहा, मैं फिर से अपनी बात नहीं दोहराना चाहती। बूढ़े मालिक का रुख बहुत साफ है। विमला को इस जगह पर दोबारा कदम रखने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वह ऐसा करने पर अड़ी रही तो वह इसके परिणामों के लिए मुझे दोषी नहीं ठहरा सकती। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक अन्य जियान परिवार विशेषज्ञ प्रकट हुआ और वृद्ध महिला के पीछे खड़ा होकर उसे मारने की अपनी मंशा जाहिर की। जयंत जोशी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन विमला बोल पड़ी, दूसरे भाई, मैं अपना मामला खुद सुलझा लूंगी। बहन रोंग। जयंत जोशी की आंखें झिझक से भरी थीं। उसने दूर एक इमारत की ओर देखा। उसे यकीन था कि बूढ़ा आदमी वहां था, सब कुछ देख रहा था। वह वास्तव में समझ नहीं पा रहा था कि बूढ़ा आदमी इस मामले को लेकर इतना जिद्दी क्यों था। दशकों बीत गए थे, क्या पारिवारिक बंधन सचमुच इतनी आसानी से टूट जाते हैं? इस समय विमला ने बूढ़ी औरत के दबाव का विरोध करते हुए एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, कृपया मुझे एक मौका दें वरिष्ठ, मैं बूढ़े आदमी को देखना चाहती हूँ। इस समय बूढ़ी औरत के पीछे एक दाढ़ी वाला आदमी खड़ा था। उसने विमला की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, विमला, तुम्हारी रीढ़ कहाँ चली गई? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम कभी जियान परिवार में वापस नहीं आओगी? तुम अब बेशर्मी से वापस क्यों आ गई? विमला ने उस आदमी की ओर देखा, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे अभी भी यह आदमी जियान फेगुआ याद है। उस समय जियान फेगुआ को जियान परिवार के सबसे प्रतिभाशाली सदस्यों में से एक माना जाता था। हालांकि एक बार जब उसकी वंशावली और प्रतिभा का पता चला तो उसने उसकी सुर्खियां चुरा लीं। उसके बाद ये व्यक्ति एक अलग ही व्यक्ति में बदल गया, लगातार उसे खुश करने और उसकी चापलूसी करने की कोशिश करता रहा, पूरे दिन उसके पीछे पीछे घूमता रहा। उसने इस व्यक्ति के बारे में काफी अच्छा सोचा था, लेकिन जब उसे जियान परिवार से निकाल दिया गया तो उसने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिससे वह हैरान रह गई। वास्तव में ये बहुत संभव है कि इस आदमी ने ही यह खबर लीक की हो कि वह और ध्रुव मल्होत्रा एक साथ हैं। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। कुछ साल पहले जियांग फेंगहुआ ने खुद रिवर सिटी जाकर उसके परिवार का अपमान किया था। उस अपमानजनक और असहनीय अहंकारी नज़र ने उसे घृणा का अनुभव कराया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों बाद वे दोनों फिर मिलेंगे। जियांग फेंगुआ ने देखा कि वह कुछ नहीं बोल रही है, इसलिए उसने आगे कहा, विमला, अब तुम एक बाहरी व्यक्ति हो। अगर तुम अभी भी जीना चाहती हो तो चली जाओ। तुम्हारी यहाँ मौजूदगी इस जगह की पवित्रता को कलंकित कर रही है। तुम्हारी हैसियत तो कुत्ते से भी नीची है। उन्होंने अपनी बात को न तो दबाया और न ही रोका। अध्याय 393 क्रोध। जयंत जोशी ने एक कदम आगे बढ़कर जियांग फेंगुआ की ओर इशारा किया। अगर तुमने अपनी बकवास का एक और शब्द भी बोला तो मैं तुम्हें अपंग बना दूंगा। जियांग फेंगुआ ने और कुछ नहीं कहा। वह अभी भी जयंत जोशी से सावधान था। विमला ने बुढ़िया की ओर देखा और गंभीरता से बोली, मुझे पता है कि बूढ़ा आदमी अंदर है। उसने तुम्हें जरूर बताया होगा कि जियांग परिवार में मेरे प्रवेश के लिए क्या शर्तें जरूरी हैं। बूढ़ी औरत ने अपनी आंखें सिकोड़कर सिर हिलाया। अगर तुम वापस लौटना चाहते हो तो जब तक तुम 3 चालों का सामना कर सकते हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। बूढ़ा मालिक अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जयंत जोशी दंग रह गए और जल्दी से बोले, गुरुजी, मैं आपकी 3 चालों का सामना नहीं कर पाऊंगा। उसकी तो बात ही छोड़िए, आप हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। जयंत जोशी यह अच्छी तरह जानते थे कि यद्यपि वह बूढ़ी महिला हुआक्सिया की ग्रैंड मास्टर रैंकिंग में नहीं थी, फिर भी वह निश्चित रूप से उनसे अधिक शक्तिशाली थी। विमला शायद एक भी कदम सहन न कर पाए। ये तो मौत को दावत देना था। बिल्कुल नहीं। बूढ़ी औरत ने अपना सिर हिलाया। फिर उसने अपने बगल में जियांग फेंगुआ की ओर देखा और कहा, विमला, बूढ़े गुरु ने निर्देश दिया है कि यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो आपको जियांग फेंगुआ की 3 चालों का सामना करना होगा, जबकि वह अपनी 50% शक्ति का उपयोग करता है। बेशक मैं आपको जियांग परिवार को छोड़ने की सलाह देता हूं, क्योंकि यह आपके और जियांग परिवार दोनों के लिए सबसे अच्छा परिणाम होगा। जियांग फेंगुआ की ओर देखते हुए, जो भयावह ढंग से मुस्कुरा रहा था, विमला ने एक और कदम आगे बढ़ाया और अपने हाथों को कपड़े की तरह बना लिया। मेरे पास आओ। बहन रोंग, तुम क्या कर रही हो? जयंत जोशी ने जल्दी से उसे रोकने की कोशिश की। क्या तुम्हें नहीं पता कि जियांग फेंगुआ क्या कर रहा है? हालांकि विमला ने अपना मन बना लिया था। तुमने ही तो कहा था विमला, जियांग फेंगुआ ने व्यंग्य किया। तुम हमेशा सुर्खियों में रहे हो, भले ही मैं ही सारी मेहनत करता रहा हूँ। अब चांद सूरज को ग्रहण कर लेगा। खुद को तैयार रखो। कुछ सेकंड बाद जियांग फेंगुआ की आभा फूट पड़ी और बाहर निकल गई। उसी समय जियांग फेंगुआ ने 3 कदम आगे बढ़ाए। जैसे ही उसने विमला पर मुक्का मारा, जमीन थोड़ी हिल गई। जयंत जोशी को तुरंत पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है।
यह उसकी 50% ताकत कैसे हो सकती है। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, बूढ़ी औरत उसके सामने आ गई और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। जियानफेंग, इसके लिए मुझे दोष मत दो। परिवार में बूढ़े मालिक का ही बोलबाला है और हमारे पास उनके आदेशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जयंत जोशी का शरीर कांप उठा, वे हिलने में असमर्थ हो गए। अध्यापक, इस महत्वपूर्ण क्षण में विमला ने संकोच नहीं किया। उसने अपने डेंटियन में सच्ची क्यूई का एकमात्र निशान घुमाया और अपनी हथेली से वार किया। हालांकि इस हथेली के प्रहार और जियांग फेगुआ के मुके के बीच का अंतर बहुत अधिक था। टकराना, दोनों सेनाएं आपस में टकराईं और विमला टूटी डोरी वाली पतंग की तरह उड़ गई। उसने मुंह से खून उगल दिया। जयंत जोशी के चेहरे पर भाव बदल गए और उनके शरीर की सारी जकड़न खत्म हो गई। उन्होंने जल्दी से विमला को पकड़ा और उसे एक गोली खिला दी। उसने विमला के पीले चेहरे को देखा और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। जियांग फेगुआ, मैं इसे याद रखूंगा। अगर तुम मेरे हाथों में पड़ गए तो मैं तुम्हें जीवन भर इसका पछतावा जरूर करवाऊंगा। जियांग फेगुआ ने विमला की ओर देखा और ठंडी सांस ली। फिर वह और अन्य लोग जियांग परिवार के निवास की केंद्रीय इमारत की ओर चल दिए। विमला में अब लड़ने की ताकत नहीं थी, इसलिए उन्हें यहाँ और समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ तक कि बूढ़ी औरत ने भी असहायता से अपना सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गई। काफी देर के बाद विमला अंततः जाग उठी। दूसरे भाई, वे कहाँ हैं? मैं अभी भी यह कर सकती हूँ, विमला ने मुश्किल से कहा। जयंत जोशी थोड़े नाराज दिखे। ये 3 गोलियां हैं, ठीक होने के लिए हर दिन 1 गोली खाओ। जियांग परिवार के बारे में सोचना भी मत। मैं ध्रुव मल्होत्रा को बचाने का कोई उपाय सोचूंगा। मेरे कुछ कनेक्शन हैं, चिंता मत करो। मुझे विश्वास है कि मैं जियांग परिवार की मदद के बिना भी ध्रुव मल्होत्रा को बचा सकता हूँ। दूसरा भाई, बस बहुत हो गया, हम जा रहे हैं। दोपहर 12:30 बजे कैपिटल सिटी यूनिवर्सिटी के शिक्षक अपार्टमेंट। अर्जुन ने अभी दरवाजा खोला ही था कि उसे सब्जियों की खुशबू आई। इस परिचित अनुभूति ने उसे भावुक कर दिया। माता पिता के साथ का स्थान ही घर था। हालांकि अब उसे यह अपार्टमेंट थोड़ा छोटा लगने लगा था। चूंकि उसके माता पिता को बचा लिया गया था, इसलिए उसे अब यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने पहले ही लू लिंगफेंग से राजधानी में एक उपयुक्त विला की तलाश करने के लिए कह दिया था, ताकि वह कुछ दिनों में अपनी मां के साथ वहां रहने के लिए चला जाए। मेज पर रखे बर्तनों को देखकर अर्जुन की आंखें लाल हो गईं। उसने चुपके से उनमें से कुछ खा भी लिए। इस समय विमला मुस्कुराकर रसोई से बाहर चली गई। तुम पहले से ही इतने बूढ़े हो गए हो, फिर भी तुम अभी भी बच्चों की तरह खाना चुरा रहे हो। जाओ और अपने हाथ धो लो, अब हम खाना खा सकते हैं। यद्यपि विमला का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके आंतरिक अंग खराब स्थिति में थे, फिर भी वह ठीक होने का दिखावा कर रही थी और मजबूत होने का दिखावा कर रही थी। वह नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा चिंतित हो। जॉर्डन मुस्कुराया। माँ, जब आप चुपके से काटती हैं तो यह ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। जब अर्जुन ने सिर उठाकर विमला की ओर देखा तो उसकी आवाज अचानक बंद हो गई। अपनी चिकित्सकीय कुशलता के कारण वह ये कैसे नहीं देख पाया कि उसकी माँ को आंतरिक चोटें आई थीं। उसकी आंखें तुरंत क्रोध से जल उठीं और वह क्रोध से फूट पड़ने के कगार पर था। माँ, आज सुबह तुम कहाँ गई थीं? तुम्हें चोट क्यों लगी है? ये कहते हुए अर्जुन ने अपने हृदय में क्रोध को बलपूर्वक दबा लिया। कोई नहीं जानता था कि इस समय वह कितना क्रोधित था। विमला के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया और फिर वह मुस्कुरा दी। कौन सी चोट? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ चावल लाता हूँ। मैंने आज तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन बनाए हैं, इसलिए अपना समय लो और उनका आनंद लो। आखिरकार इतने साल हो गए हैं। इतना कहकर विमला चावल उठाने के लिए मुड़ी। हालांकि अर्जुन ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, माँ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं एक डॉक्टर हूँ, इसलिए आप मुझसे अपनी चोटें नहीं छिपा सकती। ये देखकर कि वह अब अपनी चोटों को छिपा नहीं सकती, उसने बहाना बनाया। मैंने खेती शुरू की और आज मुझे इसका बुरा असर झेलना पड़ा। यह कोई गंभीर बात नहीं है। चलो खाना खाते हैं। अर्जुन ने अपनी दूसरी मुट्ठी भी कस ली। कुछ सेकंड बाद वह शांत हुआ और सिर हिलाया। ठीक है, चलो खाना खाते हैं। उसे ये तो स्पष्ट था कि ये चोटें किसी भी तरह की खेती दुर्घटना के कारण नहीं लगी थीं। हालांकि वह अपनी माँ से पूछताछ नहीं करना चाहता था या उन्हें किसी मुश्किल स्थिति में नहीं डालना चाहता था। इसलिए उसने चुपचाप सब कुछ सह लिया और उसके साथ खाना खाया। वह इस मामले की जांच करेगा और पता लगाएगा कि आखिर यह किसने किया। चाहे वह कोई भी हो, वह उन्हें दर्दनाक कीमत चुकाने के लिए मजबूर करेगा। दोपहर के भोजन के बाद वह और उसकी माँ कुछ देर तक परिसर में घूमते रहे और फिर विमला आराम करने के लिए अपने कमरे में लौट गई। इस बीच अर्जुन बालकनी में गया और डार्क हॉल और ड्रैगन सोल दोनों को बुलाया। 5 मिनट में मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी माँ आज सुबह कहाँ गई और उनकी मुलाकात किससे हुई। जी श्रीमान। इसके बाद अर्जुन बालकनी पर झुक गया और सिगरेट सुलगा ली।
उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसकी आभा फैल गई थी। खून का अजगर उसके शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ था। किसी को तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। 3 मिनट बाद एक फोन आया। वह जयंत जोशी से मिली थी। वह कहाँ गई, ये हमें अभी तक पता नहीं चला है। अध्याय 394 प्रतिशोध भाग 1। अर्जुन ने फोन रख दिया और फिर सिगरेट बुझा दी। बालकनी पर बहुत शांति थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे तूफान से पहले की शांति हो। फिर वह अपने कमरे में वापस आया और 100 जड़ी बूटियों वाली कड़ाही निकाली, जिसमें सबसे अच्छी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके अमृत तैयार किया गया। उसकी माँ की चोटों के लिए गोलियों की अपेक्षा अमृत अधिक उपयोगी होगा। फिर उसने अमृत लेकर अपनी माँ के दरवाजे पर दस्तक दी। विमला ने हैरान होकर दरवाजा खोला और कुछ कहने ही वाली थी कि अर्जुन बोल पड़ा, माँ, यह अमृत बाद में पी लेना, इससे तुम्हारी चोटें ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ और शायद देर से वापस आऊँ। आज रात के खाने के लिए मेरा इंतजार मत करना। छोटे चेन, तुम कहाँ जा रहे हो? अर्जुन वसंती बयार की तरह मुस्कुराया। माँ, किसी को मुझसे कुछ लेना है, इसलिए मैं उसे वापस लेने जा रहा हूँ। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। जैसे ही वह पलटा, उसकी गर्म मुस्कान गायब हो गई। उसकी जगह बर्फीली ठंडी निगाहें आ गईं। ऐसा लगा जैसे नरक से कोई दुष्ट राक्षस नश्वर दुनिया में उतर आया हो। अब तूफान आने का समय आ गया था। विमला ने भौहें सिकोड़ लीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका बेटा क्या कर रहा है। दरवाज़ा बंद करने के बाद उसने उस अमृत की जांच की जो उसने उसे दिया था। क्या इससे उसकी चोटें ठीक हो जाएंगी? ये कैसे संभव था? वह कभी जियांग परिवार की बहुमूल्य बेटी थी, इसलिए उसने अनगिनत खजाने देखे और खाए थे। अगर ऐसा कोई जादुई अमृत होता जो उसके जैसे घावों को इतनी आसानी से ठीक कर सकता, तो वह जादुई ही होता। उसने अपना सिर हिलाया और साधना जारी रखने से पहले अमृत को बिस्तर के पास वाली मेज पर रख दिया। हालांकि क्योंकि उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं, वह अपनी साधना तकनीक को ठीक से प्रसारित नहीं कर पा रही थी। कई बार ऐसा हुआ जब वह खून की उल्टी करना चाहती थी, लेकिन उसने बलपूर्वक उसे रोक लिया। उसने कुछ बार ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रही। अचानक उसे बेडसाइड टेबल पर रखी अमृत की याद आई। चाहे जो भी हो, ये कुछ ऐसा था जो उसके बेटे ने उसे दिया था, इसलिए वह इसे बर्बाद नहीं होने देगी। मैं इसे सिर्फ एक पेय के रूप में लूंगा। विमला ने अमृत की बोतल पकड़ ली और ढक्कन खोल दिया। एक क्षण में ही आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह हुआ और एक तीव्र औषधीय सुगंध फैल गई। इस सुगंध को सूंघने से उसे आराम और खुशी महसूस हुई। ये है, वह अविश्वास में थी और उसके हाथ कांप रहे थे। आखिर लिटिल चेन ने उसे क्या दिया था? उत्सुकता और उत्साह से उसने उसे गटक लिया। अमृत तुरंत उसके शरीर में प्रवेश कर गया और उसके शरीर में ऊर्जा की लहरें उमड़ पड़ीं। ऐसा होते ही अमृत की औषधीय शक्ति उसके आंतरिक अंगों में प्रवाहित हुई और उन्हें पूरी तरह से ठीक कर दिया। विमला का दिल बेचैन हो उठा जब उसने बोतल को हाथ में लिया। ये स्पष्ट था कि यह खजानों में सबसे बड़ा खजाना था। उसके शरीर की चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थीं और इसके अलावा उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर जवान हो गया है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर की हालत एक दशक पहले वाली हो गई हो। ये बहुत भयानक था। लिटिल चेन के पास ऐसा खजाना कैसे हो सकता है? इस समय विमला को एहसास हुआ कि उसने अपने बेटे को कमाका था। पिछले 5 सालों से लिटिल चेन कहाँ था? राजधानी स्थित त्यानेन बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर जयंत जोशी बालकनी में बैठकर शराब पी रहे थे। आज जो कुछ हुआ उससे वह बहुत क्रोधित हो गया। विमला को वापस भेजने के बाद वह अपने दिल में गुस्से को दबा नहीं सका और जियांग फेगुआ की तलाश की। हालांकि जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ और उसे आदेश दिया कि वह जियांग फेगुआ के पीछे न जाए। उसने अपने पुराने मालिक के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की, जिसका मतलब था कि जियांग फेगुआ निर्दोष छूट गया था। भाड़ में जाओ। जयंत जोशी ने हाथ में पकड़ी शराब की बोतल जमीन पर पटक दी। बोतल टूट गई और शराब चारों तरफ फैल गई। इस समय एक काली छायादार आकृति दिखाई दी। जयंत जोशी की आंखें सिकुड़ गईं और उन्होंने उस आकृति पर हथेली से वार किया। हालांकि जब उन्होंने देखा कि यह कौन है, तो उनका हाथ हवा में ही रुक गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य भरा था। अर्जुन, तुम यहाँ क्यों हो? इस समय अर्जुन के चेहरे पर ठंडक थी और उसने कोई भी शब्द व्यर्थ नहीं गंवाया। मुझे जियांग परिवार के निवास पर ले चलो। जयंत जोशी को अर्जुन की ओर से दबाव का एहसास भी हो रहा था। ये बच्चा वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। एक पल के लिए तो जयंत जोशी को यह भी लगा कि अगर अब वे अर्जुन से लड़े तो शायद जीत भी ना पाएं। मुझे जियांग परिवार के घर ले चलो, अर्जुन ने फिर दोहराया। जयंत जोशी ने कुछ सोचा और आश्चर्य से कहा, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया कि आज क्या हुआ? बूढ़े मालिक ने मुझे जियांग फेगुआ के पीछे जाने से मना किया है। अगर तुम कोई कदम उठाते हो तो तुम निश्चित रूप से मौत को दावत दोगे। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसके मुंह के कोने सिकुड़ गए।
ऐसा लगता है कि जिस कमीने ने मेरी माँ को घायल किया है उसका नाम जियांग फेंगुआ है। उसका स्वर बहुत ठंडा था, हड्डियां कंपा देने वाला। तभी जयंत जोशी को एहसास हुआ कि उन्होंने राज खोल दिया है। उन्होंने चाहा कि वह खुद को थप्पड़ मार लें। अर्जुन, तुम्हें अपनी माँ के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए। तुम दोनों के लिए फिर से एक होना आसान नहीं था। अर्जुन ने ऊपर की मंजिल से राजधानी शहर के नज़ारे को देखा और कहा, तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। जरूर, मैं देखना चाहता हूँ कि जियांग परिवार कैसा है। आखिरकार ये वही जगह है जहाँ मेरी माँ बड़ी हुई थी। आम लोगों के लिए यह मेरे दादा का घर माना जाता है। मैं बस एक नज़र डालना चाहता हूँ। एक मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर मेरे विकास के लिए यह बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक लक्ष्य के साथ ही कोई मजबूत बन सकता है न? जब जयंत जोशी ने अर्जुन की बातें सुनी तो उन्होंने अर्जुन के चेहरे की तरफ देखा। वह बच्चा शांत हो गया था और उसे गुस्सा नहीं आ रहा था। क्या ये संभव है कि इस बच्चे ने सचमुच इस पर गहराई से सोचा हो? हालांकि वह अर्जुन के गुस्से से भी वाकिफ था। अगर वह आज इस बच्चे को जियांग परिवार के घर नहीं लाता तो बच्चा मामला शांत नहीं होने देता। उसने कुछ क्षण सोचा और फिर आह भरी। ठीक है, अभी मैं सिर्फ यही एक चीज कर सकता हूँ जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम वहां पहुंचने पर खुद को संयमित रख पाओगे। याद रखो, तुम सिर्फ देख सकते हो, खिलवाड़ मत करना। मुझे पता है। अर्जुन मुस्कुराया। 10 मिनट बाद जयंत जोशी अर्जुन को कैपिटल सिटी के एक मुख्य इलाके में ले आए। शहर के मध्य में एक शांत गली थी। जयंत जोशी ने अपनी अंगुलियों से एक हाथ की मुहर बनाई और दीवार की ओर इशारा करते हुए उस संरचना को प्रकट किया। वे दोनों जियांग परिवार के दल में शामिल हो गए और शीघ्र ही निवास पर पहुंच गए। ये जियांग परिवार का निवास है आप। जयंत जोशी ने अर्जुन की ओर देखा, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। इस समय अर्जुन के शरीर से जानलेवा आभा निकल रही थी और उसकी आंखें रक्तिम हो गई थीं। ये तो मुसीबत का पूर्व संकेत था। पहले वाली शांति कहाँ चली गई? अर्जुन, कोई भी जल्दबाजी मत करो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अर्जुन की आकृति चमक उठी। वह उछल पड़ा और जियांग परिवार की पट्टिका नीचे उतार दी। टकराना। अगले ही पल उसने उस पर मुक्का मारा और उसे तोड़ दिया, जिससे लकड़ी के टुकड़े चारों ओर उड़ने लगे। इस समय जयंत जोशी स्तब्ध थे और उनकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई थी। दोनों द्वारपाल भी दंग रह गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई वास्तव में जियांग परिवार की पट्टिका को नष्ट करने की हिम्मत करेगा। ये जियांग परिवार के लिए अपमानजनक बात थी। क्या वह मरना चाहता था? तुम मौत को दावत दे रहे हो। दो भाले अर्जुन की ओर उड़ते हुए आए, लेकिन अर्जुन की मुट्ठी उनसे टकराने के लिए उड़ी। दोनों भाले टूट गए और दोनों द्वारपाल उड़ गए तथा उनके मुंह से खून हवा में बहने लगा। जियांग फेंगुआ, बाहर आओ और अपनी मौत का सामना करो। पूरे क्षेत्र में एक भयानक दहाड़ गूंज उठी, जो अर्जुन के हृदय में व्याप्त क्रोध का पूरा भार लेकर आए। इस समय अर्जुन के हाथ में ड्रैगन स्लेयर तलवार थी। उसके शरीर से ड्रैगन की दहाड़ निकली और ऐसा लगा जैसे युद्ध का देवता प्रकट हो गया हो। अध्याय 395 इक्वल्स प्रतिशोध भाग 2। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। एक संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। जब जयंत जोशी ने अर्जुन को ये शब्द कहते सुना तो उनके चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए। ये जियांग परिवार का निवास था। उसने अभी अभी जियांग परिवार की पट्टिका को नष्ट किया था, फिर भी वह जाने वाला नहीं था। यहाँ रहना मौत को आमंत्रित करने के बराबर था। इसके अलावा बूढ़े मालिक ने किसी को भी जियांग फेंगुआ को नुकसान पहुंचाने से मना किया था। इसके खिलाफ जाना बूढ़े मालिक को नाराज करने के बराबर था। ऐसा करने की हिम्मत कौन करेगा? हुआक्सिया की मार्शल आर्ट की दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। क्या अर्जुन पागल था? बूढ़ा मालिक पहले से ही उससे और उसके परिवार से नफरत करता था, इसलिए यह बूढ़े मालिक को मल्होत्रा परिवार को नष्ट करने का बहाना देने जैसा था। जयंत जोशी ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वह आगे बढ़ा और अर्जुन का कंधा पकड़ लिया। उसने सख्ती से कहा, अर्जुन, जल्दी करो और चले जाओ। मैं उन्हें तुम्हारे लिए वापस रख लूंगा। तुम बड़ी मुसीबत में हो। अर्जुन ने अपने कंधे पर रखे हाथ पर नजर डाली और शांति से कहा, इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है। इसका जियांग परिवार से भी कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ जियांग फेंगुआ की जिंदगी चाहता हूँ। अर्जुन के शब्द क्रोध से भरे हुए थे। उसने मेरी माँ को चोट पहुँचाई है, इसलिए उसे मरना होगा। यह मेरा सिद्धांत है। अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मुझे माफ करना जयंत जोशी, तुम मेरे हो जाओगे दुश्मन। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अर्जुन के शरीर से एक लाल प्रकाश निकला और रक्त ड्रैगन अर्जुन के चारों ओर लिपट गया। उसकी दुष्ट आंखें जयंत जोशी को घूर रही थीं, ये संकेत देते हुए कि यदि जयंत जोशी ने उसे नहीं छोड़ा तो वह उन पर हमला करेगा और उन्हें खा जाएगा। ये फिर से खूनी ड्रैगन है। जयंत जोशी ने अवचेतन रूप से अपनी पकड़ ढीली कर दी और कुछ कदम पीछे हट गए। उन्हें वास्तव में रक्त ड्रैगन से खतरा महसूस हुआ। अर्जुन, जल्दबाजी मत करो।
मैं तुम्हारी माँ को जियांग फेंगहुआ से बदला लेने में मदद करूंगा। आपकी ताकत और जियांग परिवार के विशेषज्ञों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। अगर वे आ गए तो हालात सचमुच परेशानी भरे हो जाएंगे। इस समय जयंत जोशी को कुछ एहसास हुआ। उनके चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए और वे जल्दी से चिल्लाए, अर्जुन जल्दी करो और बहुत देर होने से पहले यहाँ से चले जाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक ठंडी आवाज गूंजी, क्या तुम अब जाना चाहते हो? आपके सपनों में 10 से अधिक लोग घर से बाहर निकल आए। बूढ़ी महिला, जियांग फेगुआ, जियांग झेनरू, साथ ही अन्य विशेषज्ञ जियांग परिवार। हालांकि बूढ़ा आदमी बाहर नहीं आया, लेकिन जियांग परिवार के प्रबंधक जियांग हैशान बाहर आ गए। जियांग हैशान अक्सर पुराने स्वामी का प्रतिनिधित्व करता था, इसलिए यहाँ उसकी उपस्थिति का मतलब था कि पुराने स्वामी क्रोधित थे। सबकी नज़र जमीन पर पड़ी टूटी हुई पट्टिका पर पड़ी और सभी अवाक रह गए। क्या वाकई किसी ने जियांग परिवार की पट्टिका को नष्ट करने की हिम्मत की? क्या वह मरना चाहता था? जियांग हैशान की नज़र अर्जुन पर पड़ी और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वह स्वाभाविक रूप से अर्जुन था, वह कमीना जिसे जियांग परिवार बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह कूड़े का टुकड़ा जो नश्वर जड़ों के साथ पैदा हुआ था। क्या तुम्हें पता है कि तुमने अभी क्या किया? तुमने जियांग परिवार की पट्टिका को नष्ट कर दिया और जियांग परिवार के आदमियों को बुरी तरह घायल कर दिया। बूढ़ा मालिक बहुत नाराज है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम बच सको। जियांग हैशान की आवाज में धमकी का भाव था। उसका निराकार दबाव अर्जुन की ओर बढ़ रहा था। जियांग फेगुआ कहाँ है? मैं सिर्फ उसकी जान लेने आया हूँ। बस इतना ही, अर्जुन ने नाक भान से कुड़ी। हालांकि अगर तुम मेरे रास्ते में खड़े होगे तो मैं तुम सबको भी मिटा दूंगा। हिस अर्जुन के लहजे से सभी लोग पूरी तरह से हैरान थे। वह न केवल जियांग फेगुआ को मारना चाहता था, बल्कि वह बाकी लोगों की भी उपेक्षा कर रहा था। ये तो बहुत ही घमंडी बात है। वह खुद को क्या समझता था? तभी जयंत जोशी तेजी से आगे बढ़े और अर्जुन के सामने खड़े हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कृपया बच्चे की नासमझी पर बुरा न माने, मैं उसे अभी ले जाऊंगा। जयंत जोशी अर्जुन को खींचकर ले जाने ही वाले थे कि एक तलवार ने उनका रास्ता रोक लिया। उन्होंने तलवार खींचने वाले व्यक्ति की ओर देखा। वह उनकी शिक्षिका, बूढ़ी महिला थी। अध्यापक, बूढ़ी औरत ने असहायता से अपना सिर हिलाया। जियान फेंग, विमला आज सुबह जियांग परिवार के निवास में घुस आए और मैं उस समय बहुत दयालु था और मैंने उसकी जान बख्श दी थी। अब उसके बेटे ने भी यही किया है। हालांकि मैं उसे जाने देना चाहता हूं, लेकिन उसने जो किया है उसे माफ नहीं किया जा सकता। चाहे जो भी हो, उसे जियांग परिवार को स्पष्टीकरण देना ही होगा। जयंत जोशी ने आंखें सिकुड़कर अर्जुन की ओर देखा। उसके हाथ में भी तलवार दिखाई दी। उसने तलवार बुढ़िया पर तान दी। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। अर्जुन उसकी बहन का इकलौता बेटा था। इसके अलावा उसे अर्जुन से बहुत उम्मीदें थीं। वह उसे यहाँ मरने नहीं दे सकता था। उसे अर्जुन की रक्षा करनी थी, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही उसे अपने पुराने मालिक से दंड ही क्यों न भुगतना पड़े। बूढ़ी औरत और बाकी सब लोग थोड़े हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जयंत जोशी किसी बाहरी व्यक्ति के लिए तलवार खींच लेंगे। क्या वह पागल था? जियान फेंग, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? बूढ़ी औरत ने ठंडे स्वर में पूछा। जियांग हैशान ने भी बात की। युवा मालिक, आप गलत रास्ते पर हैं। एक ही गलती दोबारा मत दोहराइए। जब आप विमला को यहाँ लाए थे तब से ही बूढ़े मालिक बहुत गुस्से में थे। अगर आप जिद्दी बने रहे तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि उनका गुस्सा कैसा है। जयंत जोशी की नज़रें बेहद गंभीर थीं। उन्होंने सबको नज़रअंदाज करके अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन, तुम पहले जाओ, मैं उन्हें तुम्हारे लिए रोक कर रखूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? लगभग तुरंत ही दर्जन भर लोगों ने घेरा बनाकर हथियार निकालकर उन दोनों को घेर लिया। यदि अर्जुन ने आगे बढ़ने का साहस किया तो वे हमला कर देंगे। जयंत जोशी अपनी तलवार से अर्जुन के भागने का रास्ता खोलने ही वाले थे कि एक हाथ ने उनकी तलवार पकड़ ली। चाचा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं आज आपकी दयालुता को याद रखूंगा, लेकिन आज मुझे जियांग फेंगहुआ के साथ अपनी दुश्मनी दूर करनी है, अर्जुन ने उदासीनता से कहा। जयंत जोशी की हरकतें उन्हें चाचा कहने लायक थीं। और तो और, जयंत जोशी ने सुबह सुबह अपनी मां की भी इसी तरह रक्षा की होगी। जयंत जोशी ने जब अर्जुन को उन्हें अंकल कहते सुना तो वे दंग रह गए। उनकी आंखें खुशी से भर आईं। उसने अर्जुन के हाथ की ओर देखा, जो तलवार पकड़े हुए था। तलवार की धार पहले ही उसके भतीजे की हथेली को काट चुकी थी और खून बह रहा था। यह अर्जुन के दृढ़ संकल्प का प्रतिनिधित्व करता है। वह 3 सेकंड तक हिचकिचाया, फिर अपनी तलवार खींच ली और पीछे हट गया। ठीक है, अगर आप इसे नहीं ले सकते तो मैं कार्रवाई करूंगा। जयंत जोशी ने सब कुछ अर्जुन पर छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें एहसास था कि अर्जुन कितना आत्मविश्वासी है। साथ ही ब्लड ड्रैगन भी था। वह एक बार अर्जुन पर भरोसा करने को तैयार थे और वास्तव में ये देखने के लिए उत्सुक थे कि वह क्या करने में सक्षम है।
अब अर्जुन ही अकेला बचा था जो दर्जन भर विशेषज्ञों के सामने खड़ा था। माहौल में एक उदास सी भावना व्याप्त थी। अर्जुन ने सब पर नजर डाली और उसकी ठंडी आवाज गूंज उठी। जियांग फेंगहुआ कौन है? जियांग परिवार के विशेषज्ञों में से एक अब और नहीं रुक सका और मुस्कुराते हुए बोला, तुम कमीने, तुम वाकई अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। अगर तुम और तुम्हारे बेकार पिता न होते तो तुम्हारी माँ बर्बाद नहीं होती। कमीना। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई गर्मजोशी नहीं थी। बस एक सेकंड बाद उसकी आकृति चमक उठी, पीछे एक छवि छोड़ गई। वह इतनी तेजी से और अचानक आगे बढ़ा कि कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका। अध्याय 396 प्रतिशोध भाग 3। एकता क्षेत्र और क्यूई परिवर्तन क्षेत्र के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के समान था, और एजियो ड्रैगन फैंटम बॉडी तकनीक अपनी असली ताकत केवल तभी प्रदर्शित करती थी जब कोई एकता क्षेत्र में पहुंच जाता था। सभी को बस हवा का झोंका महसूस हुआ, और जब तक उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है तब तक अर्जुन जियांग परिवार के विशेषज्ञ के सामने आ चुका था जिसने अभी अभी बात की थी। जैसे ही उसने उस आदमी की गर्दन पकड़ी, उसका हाथ चमक उठा। हर किसी की अपनी सीमा होती है और तुमने मेरी सीमा छू ली है। अपने निर्माता से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। उस विशेषज्ञ की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके शरीर में ऊर्जा उमड़ पड़ी और उसने छूटने के लिए संघर्ष किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन की असली क्यूई फट गई और विशेषज्ञ की गर्दन एक भयानक मोड़ और दरार के साथ टूट गई। खून की धार फूट पड़ी, जिससे काफी भयावह दृश्य बन गया। फिर उसने लापरवाही से लाश को जियांग हैशान और बूढ़ी औरत के सामने फेंक दिया। एक स्पष्ट उकसावे। किसने सोचा होगा कि अर्जुन संख्या में कम होने के बावजूद हमला करेगा? और फिर उसने उस व्यक्ति को इतनी आसानी से मार डाला था। दूर से जयंत जोशी की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या ये वही अर्जुन था जिसे उसने उस दिन देखा था? उसका भतीजा इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? वह भी इतनी जल्दी उस विशेषज्ञ को नहीं मार सकता था, खासकर तब जब वह इस तरह से घिरा हुआ हो। इस बच्चे की विकास दर अद्भुत थी। समय आने पर हुआक्सिया में उसका मुकाबला कौन कर सकेगा? जियांग हाइशान और बूढ़ी औरत ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वे एक नज़र में ही बता सकते थे कि अर्जुन की हरकतें अजीब थीं, लेकिन ये भी बता सकते थे कि अर्जुन में अपनी बात पर कायम रहने की ताकत थी। जियांग फेंगहुआ कौन है? मैं आखिरी बार पूछूंगा। अगर कोई मुझे जवाब नहीं देता तो सब मर जाएंगे। अर्जुन की रक्तपिपासु आवाज गूंज उठी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। हालांकि उसे जियांग हैशान और बूढ़ी औरत से खतरा महसूस हुआ, लेकिन वह डर नहीं रहा था। अगर वह उन्हें हरा नहीं पाता तो वह उस प्राचीन शक्तिशाली विशेषज्ञ की शक्ति का उपयोग करेगा। उसकी मां के लिए कुछ भी करना उचित था। इस समय जियांग फेंगहुआ सामने आया। उसके हाथ में तलवार से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी और उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं जियांग फेंगहुआ हूँ। मैं यही हूँ, लेकिन तुम मेरा क्या कर सकते हो? ऐसा लगता है कि बस्टर्ड शब्द ने तुम्हारे नाजुक अहंकार को चोट पहुंचाई है। क्या ये सच नहीं है? तुम्हारी कुतिया माँ ने अपनी प्रतिभा और वंश को बर्बाद कर दिया, और फिर उसने पुराने मालिक की इच्छा के विरुद्ध जाकर एक निकम्मे से शादी कर ली और तुम जैसे घटिया आदमी को जन्म दिया। तो क्या हुआ अगर तुमने मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया है? तुम्हारा परिवार अभी भी मार्शल आर्ट की दुनिया में हंसी का पात्र है, और इससे ये तथ्य नहीं बदलेगा कि तुम बेकार हो। जियांग फेंगहुआ ने ये सब कहने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि जियांग हैशान और बूढ़ी औरत उसके बगल में खड़ी थीं। अर्जुन को पहले सफलता इसलिए मिली थी क्योंकि उसने उन्हें चौंका दिया था। अब उन दोनों ने अपनी आध्यात्मिक समझ को मुक्त कर लिया था, इसलिए वे दूसरी बार आश्चर्यचकित नहीं होंगे। तो फिर उसे डरने की क्या जरूरत थी? वैसे भी ये बच्चा जल्द ही मर जाएगा। जियांग परिवार की पट्टिका को नष्ट करने और जियांग परिवार के विशेषज्ञों को मारने के बाद जयंत जोशी भी उसे नहीं बचा सके। अर्जुन की ठंडी निगाह जियांग फेंगहुआ पर पड़ी। उसकी आंखें रक्तपिपासा और हत्या की मंशा से भरी हुई थीं। वह धीरे धीरे जियांग फेंगहुआ की ओर चला। घुटने टेक दो। जो कोई भी मेरी मां को छुएगा उसे मरना होगा। हालांकि अगर तुम अब पश्चाताप करते हो तो मैं कम से कम तुम्हें जल्दी मौत दूंगा। जियांग फेंगहुआ ने अपना दाहिना हाथ अहंकार से उठाया जैसे उसने सबसे मजेदार चुटकुला सुन लिया हो। कितनी अफसोस की बात है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपनी पूरी ताकत लगा देता। तब मैं तुम्हारी मां को एक ही मुक्का मारकर अपन कर देता। अर्जुन ने और समय बर्बाद नहीं किया। वह एक कदम आगे बढ़ा और अपने क्रोध से भरकर अचानक जियांग फेंगहुआ की ओर बढ़ गया। एक दर्जन से अधिक जियांग परिवार के विशेषज्ञ जियांग फेंगहुआ के सामने खड़े थे। बच्चे, तुम मौत को दावत दे रहे हो। अर्जुन ने वहां मौजूद दर्जन भर लोगों को ठंडी निगाहों से देखा और तुरंत बर्निंग स्काई पाम जलती हुई आकाशीय हथेली छोड़ दी। एक ज्वलंत हथेली अचानक संघनित हो गई और अर्जुन के शरीर के चारों ओर लपटें उठने लगीं। एकता के दायरे में प्रवेश करने के बाद यह मार्शल तकनीक और भी अधिक शक्ति को मुक्त करने में सक्षम थी। यह अविश्वसनीय दृश्य देखकर सभी का हृदय धड़क उठा। अर्जुन की हथेली के प्रहार से मानो दुनिया ठहर सी गई।
इस क्षण ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन पूरी दुनिया का केंद्र बन गया हो। इस हमले को अपनी ओर बढ़ता देख जियांग परिवार के विशेषज्ञ अचंभित रह गए। यह क्या बकवास था? क्या प्राचीन मार्शल आर्ट के साथ ऐसा हमला संभव था? वे इसका प्रतिरोध कैसे कर सकते थे? टकराना। विशेषज्ञ लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर गिरे और कुछ ने तो मौके पर ही खून थूक दिया। शक्तिशाली प्रहार से हड्डियां टूट गईं और आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो गए। यहाँ तक कि उनकी त्वचा में आग की लपटें भी जलने लगीं। ये दृश्य देखकर जियांग फेंगुआ भी हैरान रह गया। इस कमीने में इतनी भयानक ताकत कैसे हो सकती है? वह अवचेतन रूप से कुछ कदम पीछे हट गया और जियांग हैशान और बूढ़ी औरत के पीछे छिप गया। जल्दी करो, इस कमीने को मार डालो। जियांग हैशान और बूढ़ी महिला ने एक दूसरे को देखा और फिर मुड़कर अर्जुन की ओर देखा। बेटे, जिद्दी मत बनो, भाड़ में जाओ। अर्जुन ने जियांग फेंगुआ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को निशाना बनाते हुए हमला किया। ये देखकर जियांग हैशान और बूढ़ी महिला अब चुपचाप बैठकर नहीं देख सकते थे। उन्होंने जल्दी से 2 हथेलियों के वार से हमला किया। इसके अलावा उन्होंने अपनी आभा को छोड़ दिया, जिसने अर्जुन को पहाड़ों की तरह दबा दिया। अर्जुन ने उपहास किया। उसके शरीर के भीतर की सच्ची क्यूई एक बिंदु पर एकत्रित हुई और फिर उसकी मुट्ठियों में प्रवाहित हुई। उसने अचानक दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा, जिससे दबाव कम हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई वज्रपात हुआ हो। उसी समय उसकी दोनों मुट्ठियां रुकी नहीं। जब उसके मुंह के दोनों हथेलियों से टकराए तो उसकी भुजाओं और मुट्ठियों में और भी अधिक सच्ची क्यूई प्रवाहित हुई। एक शक्तिशाली आघात लहर सभी दिशाओं में फैल गई। अर्जुन कुछ कदम पीछे हट गया। हालांकि कुछ ही देर बाद वह फिर से बाहर निकल आया। उसका लक्ष्य इन दोनों से लड़ना नहीं था, बल्कि जियांग फेंगुआ को मारना था। ताकत के मामले में वह जियांग परिवार के इन 2 शीर्ष विशेषज्ञों का मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि गति के मामले में वह उन्हें कुचल सकता था। अर्जुन जियांग हैशान और बूढ़ी महिला के हमलों को चकमा देते हुए तुरंत जियांग फेंगुआ के पास पहुंच गया। उनके चेहरे के भाव बदल गए। वे अर्जुन को रोकना चाहते थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। भीड़ की चौंकती निगाहों के बीच अर्जुन ने जियांग फेंगुआ की कलाई पकड़ ली और बहुत ज्यादा जोर लगाया। ड्रैगन की दहाड़ गूंजने के साथ ही जियांग फेंगुआ की बांह टूट गई और वह खूनी धुंध में बदल गई। जियांग फेंगुआ असहाय होकर देखता रहा कि उसका हाथ टूट गया। वह प्रतिरोध करना चाहता था, लेकिन उसे ये देखकर झटका लगा कि मानो कोई खूनी ड्रैगन उसके चारों ओर कुंडली मारे घूम रहा हो। वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी हृदय विदारक चीखें मीलों दूर तक सुनी जा सकती थीं। अपने दाहिने हाथ के बिना वह मार्शल आर्ट कैसे सीख सकता था? हालांकि जल्द ही एक ठंडी आवाज गूंजी। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? ये तो बस शुरुआत है। कच। जियांग फेंगुआ का दूसरा हाथ भी अर्जुन द्वारा कुचल दिया गया था। इस समय अर्जुन एक राक्षस था। आप वास्तव में क्या हैं? जियांग फेंगुआ कुछ कहने ही वाला था कि अर्जुन ने उस पर एक और मुक्का मारा, जो उसके पेट पर लगा, जिससे पेट में धंसाव हो गया और उसका मांस क्षत विक्षत हो गया। जियांग फेंगुआ को उड़ते हुए देखा गया। हालांकि जल्द ही एक काली छायादार आकृति ने उसे पकड़ लिया और उसकी गर्दन पकड़ ली। मौत करीब आ रही थी। जियांग हैशान और बूढ़ी महिला के चेहरे बदल गए। जैसे ही वे हमला करने वाले थे, जियांग परिवार के घर के अंदर से एक बूढ़ी आकृति बाहर निकली। हर कोई दंग रह गया क्योंकि ओल्ड मास्टर जियांग स्वयं आए थे। जियांग परिवार का मुखिया यहाँ था। जियांग फेंगुआ ने अपने उद्धारकर्ता को देखा और जल्दी से कहा, बूढ़े गुरु, मुझे बचाओ। ये कमीना पागल है। बूढ़े मास्टर जियांग ने अपनी जगह पर रुककर अर्जुन को घूरा। उसने अपनी आभा छोड़ी और गुस्से से कहा, बस बंद करो। जियांग फेंगुआ को नीचे उतारो। अर्जुन रुक गया। उसकी ठंडी निगाहें ओल्ड मास्टर जियांग पर पड़ीं। उसने उपहास किया और फिर उसकी बाह में ताकत दौड़ गई। उसने जियांग फेंगुआ का सिर काट दिया। सिर विहीन शव जमीन पर गिर पड़ा और लगातार खून बह रहा था। तभी एक धीमी सी आवाज आई, तुम अपने आप को क्या समझते हो? मुझे उसे मारने से रोकने का तुम्हें क्या अधिकार है? अध्याय 397 2 बनाम 1 भाग 1 अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। इस समय वातावरण में मौत जैसा सन्नाटा छा गया था। सबके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। जियांग हैशान और वृद्ध महिला अचंभित थे, जबकि जयंत जोशी की आंखें भय और आतंक से भरी थीं। इस बार अर्जुन ने स्वर्ग को भड़का दिया था। उसने न केवल ओल्ड मास्टर जियांग के सामने जियांग फेंगुआ को मार डाला, बल्कि उसने ओल्ड मास्टर जियांग के अधिकार पर भी सवाल उठाया। ओल्ड मास्टर जियांग कौन थे? उन्हें ये शब्द कहने का साहस कहाँ से मिला? ओल्ड मास्टर जियांग हुआक्सिया के मार्शल आर्ट जगत के 10 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक थे। वह जियांग परिवार का मुखिया था। केवल अर्जुन ही ओल्ड मास्टर जियांग का इस तरह अपमान करने का साहस कर सकता है। उस समय सभी को यकीन था कि चाहे कुछ भी हो, आज अर्जुन की मृत्यु अवश्य होगी। जयंत जोशी का दिल बैठ गया। उसने ओल्ड मास्टर जियांग के चेहरे पर नजर डाली, जो बिल्कुल काला था।
उसने पहले कभी बूढ़े आदमी के चेहरे पर इतना गुस्सा नहीं देखा था। बूढ़े मास्टर जियांग का शरीर थोड़ा कांप उठा और उसकी जानलेवा आभा बाहर आ गई। इससे पहले कब उसकी इस तरह उपेक्षा की गई थी। जब वह बोला तो हुआक्सिया की मार्शल आर्ट की दुनिया को भी सुनना पड़ा। तभी जयंत जोशी ने अर्जुन की तरफ देखा। इस समय अर्जुन जियांग फेगुआ का सिर अपने हाथ में पकड़े हुए था और ओल्ड मास्टर जियांग को ठंडे अंदाज में देख रहा था। उसके चेहरे पर जरा सी भी कायरता या डर का भाव नहीं था। ये देखकर जयंत जोशी को अच्छी तरह पता चल गया कि अर्जुन के लिए माफी मांगना नामुमकिन है। उसने बिना देर किए अपना फोन निकाला और विमला को मैसेज भेज दिया, जियांग परिवार के घर आओ, कुछ बड़ा हुआ है। ये सब करने के बाद जयंत जोशी ओल्ड मास्टर जियांग की ओर चले गए। पिताजी, अर्जुन, बूढ़े मास्टर जियांग की ठंडी आवाज ने उसे जवाब दिया। चुप रहो, क्या तुम इस कमीने को यहाँ लाए हो? जयंत जोशी ने दांत पीसते हुए स्वीकार किया, हाँ, आज के मामले की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। जियानफेंग, निश्चित रूप से तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, बूढ़े मास्टर जियांग ने ठंडे स्वर में कहा। पैतृक हॉल में जाकर घुटने टेको और 1 महीने तक अपनी गलतियों पर चिंतन करो। जयंत जोशी कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया और एक अत्यंत शक्तिशाली बल निकला, जिसने जयंत जोशी को कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दबाव के कारण उसकी साधना भी दब गई और वह बहुत असहज महसूस करने लगा। वह अब अर्जुन की और मदद नहीं कर सकता था और जानता था कि शायद अर्जुन आज से आगे जीवित न रहे। हालांकि अर्जुन की रगों में जियांग परिवार का खून बह रहा था, लेकिन बूढ़ा मालिक उसे मारने में संकोच नहीं करेगा। जियांग परिवार के समग्र विकास और प्रतिष्ठा की तुलना में पारिवारिक संबंधों जैसी चीजें उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखती थीं। जवानी में बूढ़े गुरु ने अनगिनत बड़े बड़े विशेषज्ञों को मार डाला था और पूरी दुनिया में मशहूर थे। वह इतने निर्दयी थे कि शायद वह अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ते। अर्जुन की तो बात ही छोड़िए, जिसे वह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दाग मानते थे। तभी बूढ़े मास्टर जियांग की नजर अर्जुन पर पड़ी। उन्होंने एक जटिल और ठंडे भाव के साथ कहा, तुम्हें फेगुआ को नहीं मारना चाहिए था, तुम्हें वाकई ऐसा नहीं करना चाहिए था। साले, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने ये तकनीकें कहाँ से सीखी, लेकिन मेरे लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है। कोई भी मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करता। जिन्होंने मेरी अवज्ञा की वे सभी मर चुके हैं और तुम भी जल्द ही मर जाओगे। अर्जुन ने ठंडी सांस ली और अपने हाथ में लिया हुआ सिर बूढ़े मास्टर जियांग के पैरों पर फेंक दिया। उसका जवाब क्रूर और खूनी था। उन्होंने कहा, कोई भी मेरे माता पिता को छू नहीं सकता। जियांग फेगुआ ने ऐसा किया था और अब वह मर चुका है। भले ही तुम ऊंचे और शक्तिशाली हो, मेरी नज़र में तुम एक क्षणभंगुर बादल हो। तुम मुझे उसे मारने से नहीं रोक सके। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुमने मेरी माँ को चोट नहीं पहुंचाई, वरना तुम्हारा भी हाल उसके जैसा होता। इसके अलावा मैं आपके मुंह से बीस्टार्ड शब्द दोबारा नहीं सुनना चाहता। अतीत में जियांग परिवार से मेरा कोई लेना देना नहीं था और भविष्य में भी उनसे कोई लेना देना नहीं होगा। अर्जुन की आवाज़ तेज तो नहीं थी, लेकिन सबके कानों में गड़गड़ाहट जैसी गूंज रही थी। उसके शब्द चौंकाने वाले थे। उसने वास्तव में ओल्ड मास्टर जियांग को दंडित किया और धमकी दी। अर्जुन अपने हाथ में ड्रैगन स्लेयर तलवार पकड़े हुए था, जो किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार था। अगर जरूरत पड़ी तो वह समाधि पत्थर को सक्रिय करने के लिए भी तैयार था। अगर इन लोगों को ये पता न हो कि उनके लिए क्या अच्छा है, तो वह जियांग परिवार को नष्ट कर देगा। कुछ सेकंड बाद बूढ़े मास्टर जियांग ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उसने जियांग हैशान और बूढ़ी औरत को देखा और विनम्रता से कहा, अब उसकी बकवास बहुत हो गई, उसे हटा दो। स्पष्टीकरण के तौर पर जियांग फेगुआ की आत्मा को उसका खून चढ़ा दो। बूढ़े मास्टर जियांग की नज़र में अर्जुन वाकई उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। अगर यह बच्चा इतना घमंडी न होता तो शायद वह ज्यादा जबरदस्ती वाला तरीका अपनाता। आखिरकार अर्जुन की वर्तमान साधना गति के आधार पर वह निश्चित रूप से हुआक्सिया की मार्शल आर्ट की दुनिया में एक अद्वितीय विशेषज्ञ बन जाएगा। हालांकि अर्जुन के शब्दों के आधार पर यह स्पष्ट था कि अर्जुन खुद को जियांग परिवार से संबद्ध नहीं करेगा। इसलिए यह बेहतर होगा कि इस खतरे से छुटकारा पा लिया जाए, इससे पहले कि यह और अधिक बढ़ जाए। हाँ, बूढ़े मास्टर जियांग हैशान और बूढ़ी महिला ने अपनी तलवारें निकाली, जो आध्यात्मिक कलाकृतियां प्रतीत हो रही थीं। उनके चेहरों पर दृढ़ निश्चय साफ झलक रहा था। उनका मानना था कि अर्जुन ने उनके हाथों के वार को झेल लिया है, लेकिन अगर वे तलवारें चलाते हैं तो अर्जुन असहाय हो जाएगा। जियांग हैशान ने अपनी कलाई हिलाई और एक ठंडी चमक निकली। उसके हाथ में पकड़ी तलवार अचानक अर्जुन की ओर बढ़ गई। जियांग हैशान की तलवार का वार देखकर सभी उत्सुकता से इंतजार करने लगे। राजधानी में केवल कुछ ही लोग थे जो जियांग हैशान की तलवार को रोक सकते थे, और उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि अर्जुन उनमें से एक है। उनके दृष्टिकोण से परिणाम तय किया गया। बूढ़ी औरत ने कोई कदम नहीं उठाया। अगर वे दोनों तलवार लेकर किसी जूनियर पर हमला कर देते तो बात बाहर आ जाती और यह वाकई मजाक बन जाता। आती हुई तलवार को देखकर अर्जुन की आंखें ठंडी हो गईं।
तुम मुझे उस घटिया तलवार से मारना चाहते हो, तुम इसके योग्य नहीं हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अर्जुन की सच्ची क्यूई फट गई और ड्रैगन स्लेयर तलवार को घुमाते ही वह लाल रोशनी में समा गई। उसकी तलवार की मंशा प्रकट हुई, जिससे जियांग हैशान की तलवार के वार की शक्ति कम हो गई। ये किस प्रकार की तलवार चाल है? जियांग हैशान की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया। टकराना। जियांग हैशान की तलवार पीछे धकेल दी गई और डैंग डैंग डैंग, वह 3 कदम पीछे हट गया। यहाँ तक कि उसके कपड़े भी तेज तलवार से काट दिए गए थे। अविश्वसनीय रूप से वह व्यक्ति था जो उस झड़प से बुरी हालत में बाहर आया। इस समय न केवल जयंत जोशी और बूढ़ी महिला आश्चर्यचकित थे, बल्कि बूढ़े मास्टर जियांग की पुतलियां भी थोड़ी सिकुड़ गईं और उनकी आंखों में एक जटिल भावना चमक उठी। उसने वास्तव में इस दुष्ट प्राणी की ताकत को कम करके आंका था। जियांग हाइशान का चेहरा थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने बूढ़ी औरत की तरफ देखा और कहा, चलो साथ मिलकर हमला करते हैं। ये लड़का ताकतवर नहीं है, लेकिन उसकी तलवार चलाने की तकनीकें भयानक हैं। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। कुछ ही क्षणों बाद 2 आकृतियां अर्जुन की ओर दौड़ीं। अध्याय 398 2 बनाम 1 भाग 2। हवा में तलवारों के प्रहार चमक उठे और 2 अत्यंत शक्तिशाली आभाएं प्रस्फुटित हुईं। उन दोनों ने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे और अर्जुन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निशाना साधा। जवाब में अर्जुन के हाथ में ड्रैगन स्लेयर तलवार खूनी आभा के साथ फूट पड़ी। अर्जुन बिल्कुल भी नहीं डरा और उसने अपने हमलों में रक्त ड्रैगन की शक्ति को भी शामिल कर लिया। जियांग हैशान और बूढ़ी महिला एकता क्षेत्र के काफी बाद के चरण के विशेषज्ञ थे, इसलिए उनके और उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। यद्यपि अर्जुन की तलवार की तकनीक शक्तिशाली थी, फिर भी उनकी साधना का स्तर उनसे पीछे था, इसलिए उन्हें धीरे धीरे पीछे धकेल दिया गया। अंत में ड्रैगन स्लेयर तलवार अर्जुन के हाथ से छूट गई। जियांग हैशान और बूढ़ी औरत की आंखें खुशी से चमक उठीं और उन्होंने तुरंत उसकी गर्दन और दिल पर निशाना साधा। अर्जुन मर जाएगा। जयंत जोशी के चेहरे पर भाव बदल गए। वह अर्जुन की मदद करना चाहता था, लेकिन ओल्ड मास्टर जियांग के पास खड़े एक बूढ़े आदमी ने उसे रोक दिया। युवा स्वामी, हस्तक्षेप न करें। जयंत जोशी ने बूढ़े व्यक्ति को घूरते हुए गुस्से से कहा, पिताजी, आप अकेले अर्जुन से निपटने के लिए 2 विशेषज्ञों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत ही घृणित है। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अर्जुन कितना मूल्यवान है। उसे मारना जियांग परिवार का नुकसान है। बूढ़े मास्टर जियांग की आंखें सिकुड़ गईं। स्वाभाविक रूप से उन्हें इसके पीछे का कारण समझ में आ गया, लेकिन जैसे ही वह उन दोनों को रोकने के लिए कहने वाले थे, एक दहाड़ ने आसपास के माहौल को हिला दिया। ड्रैगन स्लेयर तलवार, आओ। ड्रैगन स्लेयर तलवार वापस अर्जुन के हाथ में आ गई। कुछ ही क्षणों बाद अर्जुन का आभामंडल पूरी तरह बदल गया और उसने अपनी आंखें भी बंद कर लीं। जियांग हैशान और बूढ़ी महिला को एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वे रुके नहीं और उनकी तलवारें जानलेवा तरीके से अर्जुन की ओर चमक उठीं। उसी क्षण अर्जुन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और एक रक्तपिपासु आभा बाहर निकली। छिपे हुए ड्रैगन ने स्वर्ग को चीर दिया। अचानक एक भ्रामक रक्त ड्रैगन उभरा और ड्रैगन स्लेयर तलवार ने तलवार की किरणों की लहरें छोड़ीं। ठीक इसी समय जियांग परिवार की संरचना चमक उठी और घबराई हुई विमला अंदर भागी। सामने का दृश्य देखकर उसका शरीर अकड़ गया। टकराना। अर्जुन की तलवार जियांग हैशान और बूढ़ी औरत की तलवारों से टकरा गई और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर भी स्वर्ग विभाजक तलवार बिल्कुल भी नहीं रुकी। एक उग्र अजगर की तरह वह जियांग हैशान और बूढ़ी औरत की ओर झपटा। अपने हथियारों के बिना वे हमले का विरोध करने के लिए केवल अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम थे, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। पुची। जियांग हैशान और बूढ़ी औरत के मुंह से खून की धार फूट पड़ी और उनकी आभा अस्त व्यस्त हो गई। वे उड़ गए। टकराना। वे दोनों बूढ़े मास्टर जियांग के सामने जमीन पर गिर पड़े, जिससे एक गड्ढा बन गया। इस समय माहौल ठंडा पड़ गया। किसने सोचा होगा कि जियांग हैशान और बूढ़ी औरत वास्तव में हार जाएंगे। हालांकि ये दोनों जियांग परिवार में सबसे मजबूत नहीं थे, लेकिन वे हुआक्सिया के ग्रैंड मास्टर रैंकिंग में शीर्ष 10 रैंक वाले अधिकांश विशेषज्ञों से भी कहीं आगे थे। इसके बावजूद भी अर्जुन ने एक ही तलवार के वार से उन दोनों को बुरी तरह घायल कर दिया था। विमला चुपचाप जमीन पर खड़ी रही। वह अर्जुन को घूरती रही, उसकी आंखें उसी पर टिकी रहीं। वह थोड़ी उलझन में थी। जब वह फॉर्मेशन से बाहर निकली तो उसने जियांग फेगुआ का भयानक सिर और लाश देखी थी। उसने अपने बेटे को अपनी आंखों से 2 शक्तिशाली विशेषज्ञों को घायल करते हुए भी देखा था। क्या लिटिल चेन ने सचमुच ये सब हासिल किया था? वह जानती थी कि अर्जुन बलवान है, लेकिन इतना नहीं। वहीं जियांग परिवार के घर का प्रवेश द्वार आधी रात के कब्रिस्तान जैसा शांत था। सांस लेने की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी। सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं और वे मूर्ति की तरह जमीन पर जड़वत खड़े हो गए। जब सबने फिर से अर्जुन की ओर देखा तो उनके दिलों में सिर्फ डर था। यहाँ तक कि उनके हाथों में तलवारें भी कांप रही थीं। ये साला इतना ताकतवर कैसे था?
अगर अर्जुन कूड़ा था तो वे क्या थे? अर्जुन को महसूस हो गया कि उसके डेंटियन में मौजूद असली क्यूई पूरी तरह से खाली हो गई है, इसलिए उसने चुपचाप ड्रैगन स्लेयर तलवार वापस खींच ली। उसकी नज़र विमला पर पड़ी और उसका चेहरा गर्म हो गया। माँ, आप यहाँ क्यों हैं? विमला को समझ में नहीं आया कि क्या कहे, इसलिए उसने कांपती आवाज में पूछा, छोटे चेन, तुम जियान परिवार में क्यों आए? अर्जुन मुस्कुराया और विमला की ओर चला गया। मैंने तुमसे कहा था, मैं बस एक ऋण वसूलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जब मुझे वह मिल गया है जो मैं चाहता था, तो चलो वापस चलते हैं। फिर वह विमला के साथ जाने के लिए ऐसे तैयार हो गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे रोकने की। जैसे ही वे दोनों सेना में शामिल होने वाले थे, एक आवाज गूंजी, क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? जो बोला वह ओल्ड मास्टर जियांग था। अर्जुन वहीं रुक गया और पीछे मुड़ा नहीं। उसने शांति से उत्तर दिया, तुम मुझे भी रोकना चाहते हो? अर्जुन के पास इस समय ओल्ड मास्टर जियांग के खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं था। हालांकि अगर ओल्ड मास्टर जियांग ने वास्तव में हमला किया तो वह अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करेगा। विमला ने पलटकर बूढ़े आदमी से दुश्मनी से कहा, छोटे चेन ने ये सब मेरे कारण किया। अगर तुम छोटे चेन को छूना चाहते हो तो तुम्हें मेरी लाश पर से पैर रखना होगा। सभी की निगाहें ओल्ड मास्टर जियांग पर टिकी थीं, क्योंकि उनका निर्णय ही तय करने वाला था कि आगे क्या होगा। अगर ओल्ड मास्टर जियांग अर्जुन को मारना चाहता तो वह ऐसा कर सकता था। वैसे भी जियांग परिवार के भीतरी आंगन में एकांत में रहने वाले विशेषज्ञों ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था। इसके अलावा ओल्ड मास्टर जियांग निश्चित रूप से अर्जुन से निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत था। बूढ़े मास्टर जियांग ने विमला की ओर देखा और फिर अपनी नज़र अर्जुन की ठंडी और अहंकारी पीठ पर टिका दी। कुछ सेकंड बाद एक प्रतिष्ठित आवाज बोली, अर्जुन, मैं आज के मामले के लिए बीती बातों को भूल सकता हूँ। इसी तरह मैं अतीत को भूल सकता हूँ। मैं तुम्हारे परिवार को जियांग परिवार में फिर से शामिल होने दे सकता हूँ और तुम्हारी स्थिति को बहाल कर सकता हूँ। इस समय सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बूढ़े मास्टर जियांग ने वास्तव में समझौता कर लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि अर्जुन की शक्ति ने बूढ़े व्यक्ति को आश्वस्त कर दिया था? जयंत जोशी ने अपनी मुट्ठियां कस लीं, उनका खून खौल रहा था। वह सचमुच बहुत खुश थे। विमला का दिमाग खाली हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब वह अपने पिता को अपना मन बदलते हुए देखेगी। यह उनकी शैली बिल्कुल नहीं थी। इससे पहले कि हर कोई प्रतिक्रिया दे पाता, बूढ़े आदमी की आवाज जारी रही, हालांकि आपको आज इस्तेमाल की गई सभी मार्शल तकनीकों को सौंपना होगा। ये सुनकर विमला और जयंत जोशी की मुस्कान गायब हो गई और उनके चेहरे पीले पड़ गए। पता चला कि बूढ़े को अर्जुन की नहीं, बल्कि उसके रहस्यों की परवाह थी। ठीक इसी समय जोरदार हंसी गूंजी, जो स्पष्टतः अर्जुन की ओर से आई थी। पेड़ों की धुंधली छाया ने युवक के चेहरे को ढक लिया था, जिससे उसके हाव भाव देख पाना असंभव हो गया था। अचानक हंसी बंद हो गई और अर्जुन बोला, मेरे पास कहने के लिए सिर्फ 3 बातें हैं। पहली, मुझे जियांग परिवार का हिस्सा होने की परवाह नहीं है। दूसरी बात, यदि आप इस मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं हमेशा तैयार रहूंगा और किसी भी समय आपकी प्रतीक्षा करूंगा। तीसरी बात, मैं तुम्हें 1 महीने में दिखा दूंगा कि मल्होत्रा परिवार का अस्तित्व कैसा है। माँ, चलो चलें। इसके साथ ही अर्जुन ने रोन का हाथ खींच लिया और दोनों भयभीत जियांग परिवार के सदस्यों को पीछे छोड़कर समूह में गायब हो गए। अध्याय 399 ध्रुव मल्होत्रा का ठिकाना। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन। संपादक एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन। बूढ़े मास्टर जियांग का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने अर्जुन और विमला को पहले ही बाहर निकलने का रास्ता दे दिया था, फिर भी इस बच्चे ने उनकी शांति प्रार्थना की पूरी तरह से अवहेलना की थी। ये लड़का मल्होत्रा परिवार को किसी तरह का गुट बनाना चाहता था, सिर्फ उन दोनों के जरिए। सपने देखते रहो। शीर्ष मार्शल आर्ट परिवारों की नींव और ताकत हजारों वर्षों से संचित थी, फिर भी यह बच्चा वास्तव में 1 महीने में उनके साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। कितना अहंकारी! मानो बूढ़े मास्टर जियांग के गुस्से को भांपते हुए एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बूढ़े मास्टर, अर्जुन बहुत घमंडी है। वह वास्तव में राजधानी शहर में मल्होत्रा परिवार को स्थापित करना चाहता है। क्या मजाक है? क्या आप चाहते हैं कि हम उसे मार डालें? बूढ़े मास्टर जियांग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे से जो आभा निकल रही थी उससे उनका गुस्सा जाहिर हो रहा था। ये देखकर जयंत जोशी ने जल्दी से कहा, पिताजी, अर्जुन गुस्से में ऐसा कह रहा था। मुझे 1 दिन दीजिए और मैं उसे मना लूंगा। वह निश्चित रूप से मार्शल आर्ट की तकनीक सौंपने को तैयार हो जाएगा। जयंत जोशी अर्जुन से बहुत प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे अवसर का लाभ क्यों नहीं उठाया? यद्यपि बूढ़े व्यक्ति का अनुरोध थोड़ा ज्यादा था, आखिरकार मार्शल तकनीकें एक मार्शल कलाकार का रहस्य थीं, लेकिन क्या फिर भी बातचीत के लिए जगह नहीं थी? अर्जुन ने मित्रतापूर्ण प्रस्ताव को सिरे से क्यों अस्वीकार कर दिया? बूढ़े मास्टर जियांग ने जयंत जोशी की ओर देखा और अंत में कहा, बहुत घमंडी व्यक्ति है। मैं देखना चाहता हूं कि वह 1 महीने में क्या कर सकता है।
मुझे तो ये भी नहीं पता कि वह 3 दिन भी जीवित रह पाएगा या नहीं। जियान फेंग, मैं तुम्हें 1 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर अर्जुन कल शाम 5 बजे तक अपने मार्शल आर्ट के गुर सिखाने और माफी मांगने के लिए परिवार के घर नहीं आता है तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। जयंत जोशी के चेहरे पर थोड़ा सा भाव आया और उन्होंने बार बार सिर हिलाया। पापा, अर्जुन जरूर आएगा, चिंता मत करो। हम्फ। बूढ़े मास्टर जियांग ने ठंडी सांस ली। अपनी आस्तीन लहराते हुए वह सीधे मुख्य निवास में चला गया। कैपिटल सिटी यूनिवर्सिटी, शिक्षकों के अपार्टमेंट। विमला ने अर्जुन के लिए पानी का गिलास भर दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। आखिरकार अर्जुन ने उसे बहुत बड़ा झटका दिया था। काफी देर तक सोचने के बाद उसने फिर भी चिंता से पूछा, छोटे चेन, क्या तुम घायल हो? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। माँ, चिंता मत करो, वे लोग मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। विमला कुछ कहना चाहती थी लेकिन अंत में उसने खुद को रोक लिया। अर्जुन ने अपनी माँ की झिझक देखी और पूछा, माँ, क्या आप मुझे इस बात के लिए दोषी ठहराएंगी कि मैंने अभी जियांग परिवार में लौटने का मौका छोड़ दिया है? अर्जुन को सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की थी। आखिरकार वह जानता था कि जियांग परिवार उसकी माँ के लिए बहुत मायने रखता है। उसने निस्संदेह अपनी माँ की घर लौटने की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया था। विमला सोफे पर बैठ गई और गंभीरता से बोली, छोटे चेन, मैं तुम्हें दोष नहीं देती, इसके बजाय मैं तुम्हारा समर्थन करती हूँ। जियांग परिवार अब मेरे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आखिरकार हम कई सालों से संपर्क में नहीं हैं और उनकी हरकतों ने हमें परिवार से पूरी तरह से अलग कर दिया है। अगर वह व्यक्ति हमसे बिना किसी शर्त के घर जाने के लिए कहता तो मैं शायद उसे स्वीकार कर लेता, लेकिन मैं गलत था। पिछले 20 सालों में वह व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बदला है। उसकी नज़र में खून और रिश्तेदारी जैसी कोई चीज़ नहीं है। मार्शल कलाकारों के लिए साधना तकनीक और मार्शल तकनीकें मार्शल कलाकार की जीवन रेखा हैं। वह बहुत कुछ मांग रहा है। भले ही आप सहमत हो, मैं इनकार कर दिया है। जब अर्जुन ने ये सुना तो उसने राहत की सांस ली। अपनी माँ का समर्थन पाना उसके लिए बहुत मायने रखता था। हालांकि लिटिल चेन, जब तुमने अभी ये शब्द कहे तो क्या तुम थोड़े आवेगपूर्ण नहीं थे? विमला ने विषय को छेड़ने का फैसला किया। तुम बहुत मजबूत हो, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि परिवार बसाना इतना आसान नहीं है। विमला का जन्म एक बड़े परिवार में हुआ था, इसलिए यद्यपि उन्हें खेती करना पसंद नहीं था, फिर भी वह कुछ चीजों के बारे में बहुत स्पष्ट थीं। अर्जुन ने आंखें सिकोड़ते हुए गंभीरता से कहा, माँ, मैं मजाक नहीं कर रहा था। 1 महीने में आप देख लेंगी। हमारे परिवार को जियांग परिवार की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। विमला अभी भी थोड़ी चिंतित थी और उसके दिल में अनगिनत सवाल थे, जैसे लिटिल चेन की मार्शल ताकत कहाँ से आई? 5 साल तक गायब रहने के बाद वह कहाँ गया? वह अमृत क्या था? पहली बार उसे लगा कि उसका बेटा थोड़ा अपरिचित लग रहा है। वह उस बच्चे से बिल्कुल अलग था जिसे वह जानती थी। अर्जुन ने स्वाभाविक रूप से उसकी शंका और आशंका को समझ लिया। वह सब कुछ समझा देगा, लेकिन अभी नहीं। उसने अपने हाथ में पानी का गिलास नीचे रखा और अपनी माँ को घूरते हुए पूछा, माँ, तुम आज जियांग परिवार के पास क्यों गई थी? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसका कुछ न कुछ संबंध पिताजी से ही होना चाहिए, है न? वे रिवर सिटी वापस नहीं लौटे, है न? ये सुनकर विमला की आंखें चमक उठीं, जिससे अर्जुन का संदेह पुख्ता हो गया। माँ, तुम्हें पता है कि मैं अब कितना मजबूत हूँ। जियांग परिवार से मदद की भीख मांगने के बजाय हम खुद पर भरोसा क्यों नहीं करते? बताओ, पिताजी कहाँ गए? विमला ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और पसीने से तरबतर हो गई। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने दांत पीसकर अपना मन बना लिया। छोटे चेन, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन पूरी तरह से तैयार होने से पहले कोई भी जल्दबाजी में काम मत करना। क्या तुम इस बात से सहमत हो? अगर तुम सहमत हो तो मैं तुम्हें सच बताऊंगा। मैं सहमत हूँ। अर्जुन ने सिर हिलाया। ठीक है। दरअसल भूत जेल से निकलने के बाद इंद्रजीत लिन प्रकट हुआ और तुम्हारे पिता को ले गया। उसने कहा कि वह उनसे कुछ लेना चाहता है। जैसे ही विमला ने बोलना समाप्त किया, अर्जुन की जानलेवा आभा बाहर आ गई और उसके आध्यात्मिक दबाव के कारण उसके पीछे की दीवार भी टूटने लगी। इंद्रजीत लिन, ये फिर से इंद्रजीत लिन था। उसने तब तक क्लाउड लेक मैनर की घटना के बारे में पुराना हिसाब नहीं चुकाया था, फिर भी इस आदमी ने इस समय भी कदम उठाने का साहस किया। उसका हृदय क्रोध से जल रहा था। अपने बेटे के गुस्से को भांपते हुए विमला ने जल्दी से समझाया, छोटे चेन, चिंता मत करो। तुम्हारे पिता निश्चित रूप से लिन परिवार के लिए बहुत मूल्यवान हैं, इसलिए वे तुम्हारे पिता को जल्दबाजी में नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये पता लगाना है कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं। ये सुनकर अर्जुन गहरी सोच में पड़ गया। फिर उसने अपना फोन निकाला और राजवीर राणा को फोन किया। राजवीर राणा एक दिन से हैद पार्क पर नजर रखे हुए था, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक कोई खबर नहीं मिली थी। ऐसा लग रहा था जैसे इंद्रजीत लिन पृथ्वी के चेहरे से गायब हो गए हों। अर्जुन थोड़ा नाराज हुआ और उसने महेश राव को फोन किया।
उसने सिर्फ इतना कहा, महेश राव, इंद्रजीत लिन मेरे पिता को ले गया है। मुझे किसी भी कीमत पर उसका पता लगाना होगा। दूसरी तरफ महेश राव दंग रह गए। ये पहली बार था जब उन्होंने अर्जुन को इतने गंभीर स्वर में बोलते सुना था। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, मी अर्जुन, लिन परिवार के निवास का स्थान एक रहस्य है। मैं वास्तव में नहीं जानता। हालांकि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो निश्चित रूप से जानता है। कौन है ये? अर्जुन ने उत्साह से पूछा। वह बूढ़ा आदमी, उसके पास ज्यादा जानकारी है। अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें उससे मिलना होगा। अध्याय 400 रहस्य अनुवादक एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन संपादक एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन। अर्जुन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। ये वही व्यक्ति था जिसने पिछली बार उसे इंद्रजीत लिन के बारे में बताया था। ऐसा लग रहा था कि उसके पास इस व्यक्ति को खोजने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। महेश राव, क्या तुम मुझे उस व्यक्ति से संपर्क करवाने में मदद कर सकते हो? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अर्जुन ने अपना मन बना लिया। उन्होंने सोचा था कि यह व्यवस्था करना कठिन होगा, इसलिए महेश राव के उत्तर से वे आश्चर्यचकित हो गए। अर्जुन, बिल्कुल सही समय है। वह व्यक्ति भी आपसे मिलना चाहता है। कल सुबह 10 बजे एक कार आपको कैपिटल सिटी यूनिवर्सिटी से ले जाएगी। क्या आपके पास समय है? यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसे कुछ सप्ताह के लिए स्थगित करना पड़ सकता है। अर्जुन ने कुछ क्षण सोचा और सहमति जताते हुए कहा, ठीक है तो। फिर कल कॉल वहीं खत्म हो गई। अर्जुन को इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि वह व्यक्ति उससे मिलना चाहता था। भूत जेल में सेंध लगाई गई थी और कैपिटल सिटी यूनिवर्सिटी में भूकंप की घटना के कारण बहुत हंगामा हुआ था। इस मामले में किसी को उससे संपर्क करना ही था। बस अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि वह व्यक्ति यही होगा। जब अर्जुन ने फोन रख दिया तो विमला ने उत्सुकता से पूछा, कोई खबर? अर्जुन ने सिर हिलाया। माँ, चिंता मत करो। अगर इंद्रजीत लिन ने पिताजी को छूने की हिम्मत की तो मैं उन्हें जीवन भर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। विमला ने खिड़की से बाहर देखा और गहरी सोच में डूब गई। मुझे उम्मीद है कि लिन परिवार ने आपके पिता को नुकसान नहीं पहुंचाया होगा। मैं वास्तव में नहीं समझ पा रहा हूं कि आपके पिता एक साधारण व्यक्ति हैं। अगर लिन परिवार को कुछ चाहिए था तो उन्हें मेरा अपहरण कर लेना चाहिए था। जब अर्जुन ने ये सुना तो सबसे पहले उसे अपनी जेब में रखे काले पत्थर का ख्याल आया। संसार कब्रिस्तान में 100 प्राचीन शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। उनका अस्तित्व ही हुआक्सिया के भीतर और शायद उससे भी आगे एक महान युद्ध को भड़काने के लिए पर्याप्त होगा। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसे यह चीज अपने पिता से मिली थी। हालांकि रास्ते में मिली जानकारी के अनुसार इंद्रजीत लिन को काले पत्थर के अस्तित्व के बारे में पता नहीं था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि वह किसी और चीज की तलाश में था। क्या ऐसा हो सकता है कि मल्होत्रा परिवार के बारे में कुछ रहस्य छिपे हों? ये सोचते हुए उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या हमारे परिवार की कोई वंशावली है? मैंने अपने दादा दादी और मल्होत्रा परिवार के अन्य सदस्यों को क्यों नहीं देखा? विमला ने अपना सिर हिलाया। आपके दादा दादी का निधन बहुत पहले हो गया था। जहां तक मुझे पता है वे बस साधारण लोग थे। कुछ दशक पहले उन्हें अमीर माना जाता था, लेकिन मुझे और कुछ नहीं पता। तो फिर क्या आपको लगता है कि रिवर सिटी में मल्होत्रा परिवार के बारे में कुछ अजीब बात है, या उनके पास कोई रहस्यमयी जगह थी? साथ ही क्या मल्होत्रा परिवार के पास प्राचीन किताबें या अभिलेख थे? विमला को अर्जुन के सवाल का कारण तो नहीं पता था, लेकिन फिर भी उसने इस पर ध्यान से सोचा। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने कहा, कुछ खास बातें हैं। पहली बात तो ये कि तुम और तुम्हारे पिता रिवर सिटी से नहीं हैं। दूसरी बात ये कि तुम्हारे दादा दादी का निधन एक साथ हुआ था, मानो दोनों ने सहमति से ही इस पर फैसला किया हो और बीमारी का कोई लक्षण भी नहीं था। तीसरी बात, उनका अंतिम संस्कार थोड़ा खास था। उस दिन कुछ अजनबी लोग अजीबोगरीब पोशाक में आए थे। उन्होंने कहा कि मल्होत्रा परिवार के नियमों के अनुसार उन्हें उसी जगह दफनाया जाएगा जहां वे पैदा हुए थे। उन्होंने आपके पिता से कुछ शब्द कहे और उन्हें एक पत्र दिखाया जो आपके दादा ने जीवित रहते हुए छोड़ा था। अंत में आपके पिता ने उन्हें अस्थियां ले जाने की अनुमति दे दी। अपनी मां की बातें सुनकर अर्जुन का माथा ठनका। उसे एक स्पष्ट अनुभूति हुई कि रिवर सिटी के मल्होत्रा परिवार ने सभी को धोखा दिया है। उसकी मां की आध्यात्मिक जड़ और रक्तरेखा स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी। अगर उसके पिता की रक्तरेखा और आध्यात्मिक जड़ें वास्तव में एक साधारण व्यक्ति की थीं, तो उसकी अपनी रक्तरेखा और प्रतिभा निश्चित रूप से प्रभावित होगी। हालांकि संसार कब्रिस्तान के कुछ प्राचीन शक्तिशाली विशेषज्ञों ने जो कहा था, उसके आधार पर हालांकि उसकी साधना का स्तर कम था, लेकिन उसके पास नश्वर जड़ें बिल्कुल नहीं थीं। इसके बजाय उसकी आध्यात्मिक जड़ें उसकी मां से भी आगे निकल गईं। हालांकि उस स्थिति में उसके पिता एक साधक या मार्शल कलाकार क्यों नहीं थे? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पिता सच्चाई छिपा रहे हों? ये भी नहीं हो सकता। उसके पिता और मां के बीच के प्यार का जियांग परिवार ने विरोध किया था। अगर उसके पिता वास्तव में उसकी मां से प्यार करते तो वे निश्चित रूप से अपनी ताकत दिखाते।
इससे ये पता चलता है कि उसके पिता को सचमुच कुछ भी पता नहीं था। अर्जुन जितना इस बारे में सोचता गया उतना ही वह परेशान होता गया। उसने अपना सिर खुजलाया। अर्जुन की प्रतिक्रिया देखकर विमला ने कहा, छोटे चेन, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। मेरे साथ कुछ किराने का सामान खरीदने चलो। दोपहर को मेरे लिए कुछ खाने का सामान बनाओ। मैंने अभी तक तुम्हारा बनाया हुआ खाना नहीं चखा है। हालांकि वह ध्रुव मल्होत्रा को लेकर भी चिंतित थी, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि उसके पति को कुछ नहीं होगा। अर्जुन ने अपने दिल की निराशा को एक तरफ फेंक दिया और सिर हिलाया। ठीक है। उसी समय लिन परिवार के निवास में एक प्राचीन दिखने वाली इमारत में ध्रुव मल्होत्रा यहीं फंस गए। हालांकि लिन परिवार ने उसे रोकने के लिए किसी भी जंजीर या बंधन का इस्तेमाल नहीं किया था। दरवाजा भी खुला था। लिन परिवार के नजरिए से वे उसके भाग जाने से चिंतित नहीं थे। ध्रुव मल्होत्रा ने स्वाभाविक रूप से भागने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार जब वह इमारत से कुछ कदम बाहर निकलता तो एक शक्तिशाली संरचना सक्रिय हो जाती और उसे रोक लेती। वह जितना भागता उसकी चोटें उतनी ही गंभीर होती जातीं। यहाँ तक कि उसे खून की उल्टियां भी हुईं और वह कई बार बेहोश भी हुआ। अंततः उन्होंने हार मान ली और अपनी सारी आशाएं अर्जुन पर लगा दीं। चूंकि अर्जुन ने एक बार उसे बचाया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह देर सवेर यह स्थान ढूंढ ही लेगा। ये केवल समय की बात थी। कुछ ही देर बाद आधा बंद दरवाजा खोला गया और इंद्रजीत लिन अंदर आया। उसके शरीर से एक अत्यंत शक्तिशाली आभा निकल रही थी और ध्रुव मल्होत्रा को लगा कि उसकी सांसें तेज हो गई हैं, और जब इंद्रजीत लिन उसके पास आया तो उसे बहुत असहज महसूस हुआ। इंद्रजीत लिन खिड़की के पास गया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। खिड़की के बाहर एक भूरे रंग का पक्षी उड़कर उसकी हथेली में आ गया। उसने ध्रुव मल्होत्रा की तरफ नहीं देखा, बल्कि हल्के से कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस पक्षी की तरह दिखते हो? लिन परिवार के हाथों में फंसे हुए ध्रुव मल्होत्रा ने ठंडी सांस ली और कुछ नहीं कहा। इंद्रजीत लिन ने आगे कहा, लिन परिवार हुआक्सिया के ज्यादातर लोगों की किस्मत को नियंत्रित कर सकता है। आप भी इसका अपवाद नहीं है, और न ही आपकी पत्नी। यहाँ तक कि जियांग परिवार का वह बुरा आदमी भी इसका अपवाद नहीं है। मेरे ख्याल से तुम इस पक्षी जितने भी भाग्यशाली नहीं हो। अगर तुम्हारे पास वो नहीं होता जो मैं चाहता था, तो शायद तुम्हारा अंत यही होता। अगले ही पल इंद्रजीत लिन ने अपना हाथ कस लिया और संघर्षरत पक्षी खूनी धुंध में बदल गया। इंद्रजीत लिन ने अपना खून से लथपथ हाथ आगे बढ़ाया। उसने उसे देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ध्रुव मल्होत्रा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, तुम्हारे पिता ने मरने से पहले तुम्हें कोई निर्देश दिया था, या उन्होंने तुम्हें कुछ दिया था? अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो तुम्हारा भी अंत उस पक्षी की तरह होगा। मेरे धैर्य की एक सीमा है। खंड 5 अध्याय 401 रहस्यमयी शक्ति। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन। संपादक एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन। इंद्रजीत लिन की धमकी सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने अपना सिर हिलाया। तुमने मुझसे कितनी बार पूछा है? मुझे कुछ भी नहीं पता। चूंकि आप मेरे पिता के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय उनकी और मेरी माँ की अचानक मृत्यु हो गई थी। उनके पास मुझे कुछ बताने या कुछ देने का समय कैसे हो सकता है? मेरी सलाह है कि आप मुझसे ये पूछने में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। उनका रवैया अत्यंत दृढ़ था। ऐसा लगता है कि आप सहयोग करने को तैयार नहीं हैं, है ना? इंद्रजीत लिन खड़े हो गए। उनकी ठंडी आभा ध्रुव मल्होत्रा का दम घोंट रही थी। विशेषज्ञों और आम लोगों में यही अंतर था। ध्रुव मल्होत्रा का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और धीरे धीरे राख जैसा हो गया। तेज खांसी की आवाजें सुनाई देने लगीं। ध्रुव मल्होत्रा, चूंकि तुम्हें रहस्य रखने का इतना शौक है, तो मैं तुम्हें मौत का स्वाद चखने का मौका दे सकता हूँ। आखिर केवल मरे हुए लोग ही रहस्य रख सकते हैं। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, कमरे में तेज हवा का झोंका आया और इंद्रजीत लिन ध्रुव मल्होत्रा के सामने आ गए और उनकी गर्दन पकड़ ली। फिर उसने ध्रुव मल्होत्रा को अपने पैरों से उठाया और उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। इस समय ध्रुव मल्होत्रा को बहुत दर्द हो रहा था। उसकी गर्दन की नसें उभर आई थीं और उसकी आंखें लाल हो गई थीं। वह संघर्ष करना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह बेकार है। मैं तुमसे फिर पूछूंगा, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है? अगर तुम मुझे संतोषजनक उत्तर नहीं दोगे, तो मैं तुम्हें समझा दूंगा कि दर्द का असली मतलब क्या होता है। धमकी के बावजूद ध्रुव मल्होत्रा ने कुछ नहीं कहा। उसके दिमाग में तस्वीरें घूम रही थीं और उसे सिर्फ काले पत्थर का ही ख्याल आ रहा था। ये काला पत्थर उसे उसके पिता ने दिया था, जिन्होंने उसे इसे देने के लिए कहा था। अर्जुन, हालांकि उसे नहीं पता था कि यह कहाँ से आया, लेकिन उसके पिता ने उसे बताया था कि यह कहाँ से आया है। उसे निर्देश दिया कि वह इस रहस्य के बारे में किसी को न बताए। इसके अलावा ये पत्थर केवल अर्जुन को ही दिया जा सकता था। दूसरे शब्दों में कहें तो अर्जुन का जन्म इस काले पत्थर के लिए हुआ था और यही उसकी नियति थी। ध्रुव मल्होत्रा उस समय बहुत उलझन में थे। हालांकि उन्हें पता था कि उसके माता पिता हमेशा से थोड़े अजीब रहे थे। सही तौर पर उनमें और आम लोगों में कोई अंतर नहीं था।
हालांकि हमेशा ऐसा लगता था कि वे उससे और अपने आसपास के सभी लोगों से कुछ छिपा रहे थे। कभी कभी तो उसे ऐसा भी लगता था कि वह झूठ बोल रहा है। उस समय जब विमला गर्भवती थी तो उन्हें पता था कि वह एक लड़के को जन्म देगी, और उन्होंने उसका नाम भी अर्जुन रखा था। यहाँ तक कि उन्होंने जो जन्म तिथि बताई थी वह भी सटीक थी। उसने इसे संयोग ही माना था, लेकिन भूत जेल में जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचता उतना ही उसे लगता कि कुछ गड़बड़ है। अब जब इंद्रजीत लिन उससे उसके माता पिता के बारे में पूछताछ कर रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे ज्ञान मिल गया हो। हालांकि उसने फिर भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि एक बार उसने ऐसा कहा तो मुसीबत में उसका बेटा ही आ जाएगा। वह पहले से ही 40 साल के थे और काफी समय तक जीवित रहे थे, लेकिन उनके बेटे को अभी भी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना बाकी था। इसलिए उन्होंने जितना संभव हो सके उतना दर्द सहन किया। इसी समय एक काली छाया जैसी आकृति बाहर से आती हुई दिखाई दी। ज्यूलोंग, रुको! इंद्रजीत लिन स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने फिर भी जाने नहीं दिया। ज्यूलोंग, अगर तुमने जाने नहीं दिया, अगर ध्रुव मल्होत्रा को कुछ हो गया तो जीने के बारे में सोचना भी मत। पूरे कमरे में एक जोरदार आवाज गूंजी, जिससे इंद्रजीत लिन के चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया। असहाय होकर उसने ठंडी सांस ली और ध्रुव मल्होत्रा को सोफे पर फेंक दिया। ध्रुव मल्होत्रा ने कुछ बार खांसा और अपनी गर्दन को आगे बढ़ाया। उसने कुछ गहरी सांसें ली और इंद्रजीत लिन को घूरने लगा। इस समय उसकी निगाहें बहुत ही भयंकर थीं। ये किसी साधारण व्यक्ति की निगाहों जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। इंद्रजीत लिन ने ध्रुव मल्होत्रा की क्रोधित निगाहों को नजरअंदाज किया और अंदर आए बूढ़े आदमी से कहा, पिताजी आप क्या कर रहे हैं? मैं उससे वह सब ले सकता हूं जो आप चाहते हैं, बस मुझे थोड़ा और समय दीजिए। बूढ़े व्यक्ति ने इंद्रजीत लिन की बात को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने बाहर खड़े व्यक्ति से सम्मानपूर्वक कहा, मास्टर कियू कृपया अंदर आएं। कुछ ही देर बाद एक सफेद बालों वाला हरा लबादा पहने बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बूढ़े आदमी ने अपनी बाहें अपनी पीठ पर रखी हुई थीं और एक ड्रैगन पैटर्न वाली छड़ी पकड़ी हुई थी। उसने अपनी आस्तीन को धीरे से हिलाया, जिससे हल्की हवा चल रही थी। हरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को देखकर इंद्रजीत लिन की पुतलियां सिकुड़ गईं। उन्हें सचमुच दूसरे पक्ष से खतरे का आभास हुआ। क्या ये व्यक्ति कुनलुन पर्वत का कोई विशेषज्ञ हो सकता है? पिताजी, ये है। उसके पिता ने ठंडी सांस ली। मास्टर कियू कुनलुन पर्वत की गहराई से एक विशेषज्ञ हैं। उनकी तकनीकें उन्हें मार्शल कलाकारों और आम लोगों की यादों को पढ़ने की अनुमति देती हैं। ध्रुव मल्होत्रा को मजबूर करने के बजाय उनकी मदद पर भरोसा करना बेहतर है। इंद्रजीत लिन की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह आश्चर्य से बोला, पिताजी आप अभी भी दूरदर्शी हैं। उसके पिता ने उसकी बात अनसुनी कर दी और मास्टर कियू को आमंत्रित करते हुए आदरपूर्वक कहा, मास्टर कियू कृपया। मास्टर कियू ने सिर हिलाया। बिना समय बर्बाद किए वे ध्रुव मल्होत्रा के सामने आए और अपनी उंगली ध्रुव मल्होत्रा के माथे पर रख दी। ध्रुव मल्होत्रा बचना चाहता था, लेकिन उसने महसूस किया कि एक शक्तिशाली दबाव उसे जकड़ रहा है, जिससे वह हिल नहीं पा रहा है। मास्टर कियू की उंगली में बैंगनी रोशनी चमकी और ध्रुव मल्होत्रा के दिमाग में प्रवेश कर गई। उसके मुंह के कोने पर अहंकार की झलक थी। लिन परिवार ने उसे यहाँ आमंत्रित करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। उसने शुरू में सोचा था कि वे उसे किसी शक्तिशाली विशेषज्ञ की यादें पढ़ने के लिए बुला रहे थे, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह कोई साधारण व्यक्ति होगा। उनके दृष्टिकोण से ध्रुव मल्होत्रा किसी चींटी से अलग नहीं थे। ये तो केक का एक टुकड़ा होगा। फादर लिन और इंद्रजीत लिन की आंखें खुशी और उत्सुकता से भरी थीं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। 5वें सेकंड के बाद मास्टर कियू की मुस्कान अचानक जम गई। जिस क्षण उसकी शक्ति ध्रुव मल्होत्रा के दिमाग में प्रवेश करती है, वह अवरुद्ध हो जाती है और दूसरे पक्ष के दिमाग से एक रहस्यमय शक्ति बाहर निकल आती है। इससे उसके चेहरे पर अचानक से बदलाव आ गया। वह अपना हाथ वापस खींचने ही वाला था, लेकिन उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि कोई शक्ति उसे रोके हुए थी। ये कैसे संभव है? उसके चेहरे पर अचानक भय का भाव आ गया और वह घबराकर चिल्ला उठा। फादर लिन और इंद्रजीत लिन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वे कुछ कहने ही वाले थे कि मास्टर कियू ने अचानक मुंह से खून थूक दिया और उसका हाथ फट गया। हर जगह खून बिखरा हुआ था। इससे भी अधिक अजीब बात यह थी कि ध्रुव मल्होत्रा को खून की एक भी बूंद नहीं लगी। मास्टर कियू का शरीर टूटी डोरी वाली पतंग की तरह उड़ गया। फिर वह एक दीवार से जोर से टकराया, जिससे दीवार ढह गई। पूरा कमरा शांत हो गया और इंद्रजीत लिन और फादर लिन ने ध्रुव मल्होत्रा को बड़ी बड़ी आंखों से देखा। उनमें डर का भी एक निशान था। वास्तव में ध्रुव मल्होत्रा की रक्षा करने वाली एक शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जो मास्टर कियू जैसे विशेषज्ञ की ताकत से भी ज्यादा थी। ये कैसे संभव हुआ? दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में डर देखा। जैसा कि अपेक्षित था, रिवर सिटी के मल्होत्रा परिवार के बारे में निश्चित रूप से कुछ अजीब है। ये हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई जानकारी के समान ही है, फादर लिन ने ठंडे स्वर में कहा। पिताजी, ध्रुव मल्होत्रा के साथ हमें क्या करना चाहिए?
इंद्रजीत लिन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। अभी अभी जो शक्ति फूटी थी वह इतनी शक्तिशाली थी कि उसकी अपनी जान को भी खतरा हो सकता था। उसे अभी यहीं रहने दो, हम कोई उपाय सोचेंगे। जहां तक मुझे पता है विमला और उसका बेटा अभी भी जीवित हैं। ध्रुव मल्होत्रा एक पारिवारिक व्यक्ति है और केवल वे दोनों ही उसे बोलने के लिए राजी कर सकते हैं। उसे कुछ नहीं हो सकता, नहीं तो मैं दूसरों को अपनी बात नहीं समझा पाऊंगी। अच्छा। जल्द ही ध्रुव मल्होत्रा कमरे में अकेला रह गया। वह असमंजस में अपने हाथों की ओर देखने लगा।